कहाँ बातें पहुंच गई थी, कहाँ पे हम पहुंच चुके थे? बताएं बताएं, क्या बात चल रही थी, कहाँ पहुंच गए थे अपन? लास्ट वेव्स किया था ना हमने। क्या क्या था? लास्ट क्लोज्ड ऑर्गन पाइप वाला करा था। अच्छा, ऑर्गन पाइप हमने बात कर ली थी, राइट? तो बेसिकली अगर हम बात करें तो हमारे पास जो बचा है वो है डॉपलर इफेक्ट एंड बीट्स। दो चीजें रह गई हैं जिनकी बात हम करने वाले हैं, तो वो है डॉपलर इफेक्ट एंड बीट्स। चलो भाई, आज हम बात करेंगे डॉपलर इफेक्ट की। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑन एन एवरेज ये क्वेश्चन आ जाता है इससे भी आए दिन। ठीक है, तो डॉपलर इफेक्ट क्या बोलता है? देखिए, आप बोलते हो कि सर जब भी जब भी सपोज दैट मेरे सामने एक बंदा खड़ा हुआ है, उसको मैं कुछ बॉल्स थ्रो कर रहा हूँ। क्या थ्रो कर रहा हूँ? बॉल्स थ्रो कर रहा हूँ। ठीक है, तो होगा क्या कि अगर मैं 1 सेकंड में एक बॉल फेंक रहा हूँ तो आप बोल सकते हो वो जो बंदा है वो रिसीव कर रहा होगा। ठीक है, तो आप बोलोगे हर सेकंड एक बॉल रिसीव कर रहा होगा। करेक्ट। 1 सेकंड मैंने पहली बॉल थ्रो की, उसे ट्रैवल करने में मान लो 1 सेकंड लग रहा है या कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करने में उसे टाइम लगा होगा। उसके बाद मैं हर 1 सेकंड में एक बॉल थ्रो कर रहा हूँ, तो आप बोलोगे कि सर उस बंदे के पास जो बॉल रिसीविंग फ्रीक्वेंसी है दैट इज 1 बॉल पर सेकंड। सपोज दैट गाय स्टार्ट्स कमिंग टुवर्ड्स मी। अगर वो बंदा मेरी तरफ आने स्टार्ट कर देता है तो क्या होगा कि बॉल की जो ट्रैवलिंग डिस्टेंस है वो कम हो जाएगी। कुछ बॉल कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, वो और आगे आ जाएगा। तो हो सकता है कि यार कुछ बॉल है उसको जल्दी जल्दी रिसीव होना स्टार्ट हो जाएगी, मेरी थ्रोइंग फ्रीक्वेंसी तो सेम रहेगी बट उसकी रिसीविंग फ्रीक्वेंसी बढ़ सकती है। द सेम वे अगर मैं उसके पास जाना चालू कर दूं तो भी आप बोलोगे कि वो जो फ्रीक्वेंसी रिसीव करेगा वो ज्यादा होगी। अगर मैं दूर जाना स्टार्ट कर दूंगा तो जो फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉल रिसीविंग है वो डिक्रीज होती जाएगी। तो बस इसी को हमें फाइंड आउट करना है कि जब भी एक साउंड का सोर्स या ऑब्जर्वर एक दूसरे के पास जा रहा है या एक दूसरे से दूर जा रहा है, तो जो फ्रीक्वेंसी आपको सुनाई दे रही है वो कितनी है, वो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से डिफरेंट होती है। If the source is coming towards you, the frequency is increased. If the source is going away from you, the frequency is decreased. एक्चुअल फ्रीक्वेंसी का जो साउंड उसने क्रिएट किया है वो उस फ्रीक्वेंसी का आपको फील नहीं होता, आपको कुछ और फ्रीक्वेंसी का साउंड आपको फील होता है। ठीक है, ये चीज आपने रियल लाइफ में भी कभी फील किया होगा। अगर आप एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए हैं, ठीक है, एक ट्रेन हाई स्पीड मूविंग ट्रेन एक क्रॉस करती है, तो जो आने वाला साउंड जो सुनाई देता है जब ट्रेन आ रही थी, उस टाइम पे आपको जो साउंड सुनाई दिया होता है उसकी जो क्वालिटी होती है जब वो जा रहा होता है, जब ट्रेन क्रॉस करके चली जाती है तो साउंड क्वालिटी डिफरेंट सुनाई देता है। मतलब आपको लगता है ये डिफरेंट साउंड है। ठीक है, थोड़ा सा साउंड डिफर कर जाता है। तो बेसिकली होता क्या है कि आपके पास जो फ्रीक्वेंसी पहुंच रही होती है साउंड की वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है। ठीक है, तो वही आपको फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग द डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट में करीब करीब 8 केसेस बनते हैं। मैं सारे केसेस को एक्सप्लेन करूंगा, कोई भी आपको फॉर्मूला रखने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखने, कुछ लोग उसको फॉर्मूला रटवा के आपको बता देते हैं। ठीक है, आपको पता भी होगा एफ एपरेंट इज इक्वल टू बी प्लस माइनस बी नॉट अपॉन बी प्लस माइनस बी एस। ठीक है, मैं उस फॉर्मूले को आपको रटने को बिल्कुल नहीं बोलूंगा। मैं कहता हूँ जो 8 केस करीब बनेंगे, जो भी 7-8 केस जो बनेंगे, हर केस को अगर मैं देख लूँ तो मैं कहता हूँ कि आप एक बेसिक कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आप हर चीज आप याद रहेगी और आप बड़े आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, स्क्रीन में कोई दिक्कत आ रहा है क्या? आई गेस स्क्रीन क्लियर नहीं है क्या? सर बीच में ना वीडियो रुक जा रही है, मतलब इस आपकी आवाज तो आ रही है और वीडियो रुक जा रही है। जो आपके हाथ कहीं जा रहे। चलो, आई गेस अभी क्लियर होगा। ठीक है, सो हमने क्या बोला कि सर अगर हम जनरल फॉर्मूले की बात करें तो एफ इक्वल टू होता है डी बाई लैम्डा। ठीक है, तो अब ध्यान रखना कि सर इसमें बस एक ही चीज याद रखने वाली कि जो ऊपर वाली टर्म है वो ऑब्जर्वर के द्वारा छेड़ी जाएगी और नीचे वाली टर्म जो है वो सोर्स के द्वारा छेड़ी जाएगी। बस इतना ध्यान रखना।
ठीक है। एक ही चीज याद रखना है कि सर जो ऊपर न्यूमरेटर में जो चेंज आएगा वो ऑब्जर्वर पे डिपेंडेंट होगा, और जो सोर्स में तो नीचे वाले में जो डिनोमिनेटर में चेंज होगा वो सोर्स पे डिपेंडेंट होगा। बस इतनी चीजें याद रखेंगे, देखो आप फिर बड़े आराम से कर पाओगे। मैंने कहा सर पहला केस लेते हैं, अगर ऑब्जर्वर आपका मूविंग टुवर्ड दी सोर्स, ये सोर्स है, ऑब्जर्वर रेस्ट पे है, सोर्स सोर्स रेस्ट पे, ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड दी सोर्स विद स्पीड v नॉट। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं v लिखूंगा तो v क्या है, यहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड है, ध्यान रखेंगे। ये ऑब्जर्वर की स्पीड है, अगर सोर्स की स्पीड आएगी तो आप उसको vs बोलोगे, जो कि यहाँ पे कितनी है, 0 है। तो अब आप खुद सोचो, जब ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ जा रहा होगा तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा सुनाई देने के चांसेस हैं कम। तो आपको ये चीज हम ऑलरेडी बॉल वाले एग्जांपल से देख चुके हैं कि इफ एनीवन इज मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर द फ्रीक्वेंसी मस्ट बी इंक्रीज्ड, इफ एनी ऑफ देम इज मूविंग अवे फ्रॉम द ईच अदर आप बोलोगे फ्रीक्वेंसी मस्ट बी डिक्रीजिंग। तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे कि सर ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड्स द सोर्स, इट मींस द फ्रीक्वेंसी मस्ट बी इंक्रीजिंग। तो आप बोलोगे जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी आपको सुनाई देगी, एफ एपरेंट विल बी इक्वल टू, देखो v के क्या, देखो टुवर्ड्स दी सोर्स आ रहा है ना, तो आप बोलोगे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करना है मतलब न्यूमरेटर को इंक्रीज करना पड़ेगा, तो आप यहाँ पे लिखोगे v प्लस वी नॉट। समझते जाना मैं क्यों लिख रहा हूँ। मैं कल नीचे लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू उठा के यहाँ से रख दो, तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से उठा के रखोगे तो लिखोगे इक्वल टू v इनटू। तो ये एपरेंट फ्रीक्वेंसी होगी, ये ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी होगी, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी होगी। आप बोलोगे द ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड द सोर्स द फ्रीक्वेंसी हैज टू बी इंक्रीज, तो आप बोलोगे ऑब्जर्वर हमेशा ऊपर वाली टर्म को छेड़ेगा, तो आप बोलोगे प्लस करेगा, तभी तो इंक्रीज होगी फ्रीक्वेंसी। सेकंड केस की अगर मैं बात करूं कि सर इफ द ऑब्जर्वर इज मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स, सोर्स अभी भी रेस्ट पे है, आप बोलोगे vs की वैल्यू अभी भी 0 है। अब आप लिखोगे जो एफ एपरेंट आएगा, देखो फ्रीक्वेंसी को आपको डिक्रीज करना है, क्या करना है, फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करना है, मतलब न्यूमरेटर को डिक्रीज करना पड़ेगा, तो आप यहाँ पे लिखोगे v माइनस v नॉट अपॉन v इनटू। तो ये पहला केस का होगा फॉर्मूला, और ये दूसरे केस का फॉर्मूला बनेगा, रटना नहीं है, समझना है, तो आपको अपने आप बन जाएगा। मैंने कहा थर्ड केस, इफ द ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट, मतलब v नॉट की वैल्यू कितनी हो गई, 0, बट नाउ सोर्स इज मूविंग टुवर्ड द ऑब्जर्वर। अब सोर्स अगर ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा है तो आप बोलोगे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगा। हाँ बेटा जतिन, बिल्कुल क्लियर है स्क्रीन, ठीक है। नहीं सर अब क्लियर है। हाँ। आप बोलोगे द सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, तो आप बोलोगे फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा, लेकिन सोर्स जो है वो डिनोमिनेटर को छेड़ सकता है। तो आप ऊपर वाले एग्जांपल में देखो, ऊपर वाली टर्म में कोई चेंज नहीं आएगा, ऊपर वाली टर्म एज इट इज रहेगी, नीचे v की जगह पे v प्लस vs आ जाएगा, कि v माइनस vs आ जाएगा, ये सोचने वाली बात है। मैंने कहा मुझे फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करना है, तो ओवरऑल क्वांटिटी को इंक्रीज करना पड़ेगा, मतलब डिनोमिनेटर को डिक्रीज करना पड़ेगा। ध्यान रखिए, डिनोमिनेटर को डिक्रीज करने का मतलब है कि यहाँ पे क्या लिखोगे, v माइनस vs। ये चीज क्लियर होना चाहिए, ठीक है, समझ में आया ये चीज। आप बोलोगे कि सर मुझे ओवरऑल फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कराना है क्योंकि सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, ठीक है, बट आप बोलोगे सर ये डिनोमिनेटर को छेड़ सकता है, तो डिनोमिनेटर को डिक्रीज कराओगे तभी तो फ्रीक्वेंसी एपरेंट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, तो आप बोलोगे दैट विल बी द केस। मैंने कहा फोर्थ केस, if the observer is again at rest and the source is moving away from the observer, अब ये दूर जाएगा तो फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करेगा, फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करेगा मतलब डिनोमिनेटर को इंक्रीज करेगा, तभी तो फ्रीक्वेंसी थी। तो आप बोलोगे एफ एपरेंट इक्वल टू, ऊपर वाले में तो कोई चेंज नहीं आएगा बिकॉज ऊपर वाला रेस्ट पे है, मतलब ऑब्जर्वर रेस्ट पे है, तो आप यहाँ पे लिखोगे v प्लस v एंड दैट इज द ऑब्जर्वर। क्या ये चीज समझ में आ रही है? कहीं कोई डाउट हो तो पूछ लेना। मैंने कहा फिफ्थ केस, अब आप बोलोगे दोनों मूव करेंगे, ऑब्जर्वर भी इधर की तरफ मूव कर रहा है और सोर्स भी इधर की तरफ मूव कर रहा है, ये है vs की स्पीड से और ये v नॉट की स्पीड से। अब आप बोलोगे एपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या कुछ करेंगे, देखो ऑब्जर्वर इज ट्राइंग टू इंक्रीज बिकॉज ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। अगर आप सोर्स की तरफ जाओगे तो आप फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे, और अगर फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे मतलब ऊपर वाले टर्म में आएगा प्लस। सोर्स दूर जाने की कोशिश कर रहा है मतलब सोर्स फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करने की कोशिश कर रहा है, मतलब डिनोमिनेटर को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा, तो दिस विल बी द आंसर। मैं
है दूसरा, और एक और केस ले लो 6। नाउ ऑब्जर्वर इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, फोर्स इज स्टिल मूविंग इन दिस डायरेक्शन। नाउ आप बोलोगे एवरेज फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या आएगा? देखो ऑब्जर्वर दूर जाने की कोशिश कर रहा है, मतलब ऑब्जर्वर फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करने की कोशिश कर रहा होगा, और फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करने का तरीका क्या होगा? ऊपर वाले टर्म को आप डिक्रीज कर दो। सोर्स अभी भी दूर जा रहा है, सोर्स अभी भी फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज कर रहा है, मतलब डिनोमिनेटर को इंक्रीज कर रहा होगा, ये तो ऊपर वाला ही केस है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे आ जाएगा b प्लस इनटू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। तो ये इस वाले केस के लिए आ जाएगा। मैंने कहा और केसेस देख लो। 7th केस मैंने कहा इफ द ऑब्जर्वर इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन एंड सोर्स आल्सो मूविंग इन दिस डायरेक्शन, नाउ एफरेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगा? देखो ऑब्जर्वर अवे जा रहा है, मतलब फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस करेगा, मतलब ऊपर वाली टर्म में b माइनस b। सोर्स टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर जा रहा है, सोर्स किधर जा रहा है? टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर जा रहा है। अगर सोर्स टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर जा रहा है, इसका मतलब वो फ्रीक्वेंसी को क्या करने की कोशिश कर रहा है? इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है, मतलब डिनोमिनेटर को क्या करेगा? डिक्रीज करेंगे, तभी तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगा। तो ये आ जाएगा एक केस। अगर आप बोलोगे दोनों ही ऑब्जर्वर एंड सोर्स एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, आप बोलोगे एफरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड्स द सोर्स, मतलब b प्लस b नॉट, सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, मतलब b माइनस b नॉट, सॉरी ds। ये सारे केसेस बनना है, कोई भी पॉसिबल केस हमने उठा के देख लिया, सारे केसेस मैंने कहा कोई भी फॉर्मूला रखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया कि सर ऑब्जर्वर हमेशा न्यूमरेटर को छेड़ेगा और सोर्स हमेशा डिनोमिनेटर को छेड़ेगा, और इस तरीके से आप कब इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है, कब डिक्रीज करने की कोशिश कर रहा है, ये चीजें आपको क्लियर है, तो आप किसी भी केस का फॉर्मूला आप बना सकते हैं, कोई भी चीज आपको रखने की जरूरत नहीं है। इसमें अगर कहीं कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है? नहीं तो अपन दो न्यूमेरिकल देखेंगे, दो क्या एक ही न्यूमेरिकल देखेंगे मेनली, एक तो छोटा सा केस ही आप पूछ सकते हो, ठीक है? इसमें बस एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर अगर मान लो सोर्स इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, ये सोर्स है, यहाँ पे ऑब्जर्वर है, आपने बोला सोर्स इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन विद द लाइन जो सोर्स और ऑब्जर्वर को ज्वाइन कर रहा है उसका एंगल थीटा है, ठीक है? आपको एपरेंट फ्रीक्वेंसी निकालना है। इनमें बस एक ही चीज आपको बहुत सोचने वाली बात है कि सर हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पे हमने जो केसेस लिए थे वो क्या थे? एक ही लाइन के अलोंग मूवमेंट हो रहा है, ऑब्जर्वर और सोर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग ही मूवमेंट हो रहा होगा। बट इस केस में ऐसा नहीं है, सोर्स और ऑब्जर्वर को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग नहीं हो रहा मूवमेंट, आप बोलोगे सर उसके एंगल पे हो रहा है। इनमें जितने भी फॉर्मूले आपने लिखे हैं ना, इस फॉर्मूले में एक ही चीज ध्यान रखना कि सर कभी भी ध्यान रखना एक ही चीज कि ये जो वेलोसिटी के कंपोनेंट हैं वो अलोंग द लाइन जॉइनिंग दी ऑब्जर्वर एंड सोर्स होंगे। हमने सारे केसेस में यही लिए हैं, लेकिन अगर अलग से ऐसा आ जाए तो ध्यान रखना सोर्स का वो वेलोसिटी का कंपोनेंट लेना है या ऑब्जर्वर का वो वेलोसिटी का कंपोनेंट लेना है जो इन दोनों को ज्वाइन करने में लाइन के अलोंग होगा। तो सोर्स की वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो इस लाइन के अलोंग होगा वो आएगा ये देखो, ये ds cos थीटा। तो अगर हम बोलेंगे ऑब्जर्वर टू रेस्ट में, तो ऊपर वाले टर्म में कोई छेड़खानी नहीं करनी है। सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, मतलब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करना है, मतलब डिनोमिनेटर को डिक्रीज करना है। तो आप बोलोगे यहाँ पे लिखोगे b माइनस, यहाँ पे लिखोगे bs cos थीटा। ये नीट का आया हुआ क्वेश्चन है, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये चीज क्लियर होना चाहिए। एनी डाउट? एनी डाउट इन दिस? डॉपलर इफेक्ट के किसी भी केस में कोई भी आप नजर डालो आराम से, इत्मीनान से सारे केसेस चेक कर लो, किसी भी केस में कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ये तो स्क्रीनशॉट तो ले सकते हैं। ठीक है, आई होप दिस इज वेरी क्लियर। इसका एक सबसे टफ क्वेश्चन है वो अपन देख लेंगे।
चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने कहा सर ये कार है, यहाँ पे ड्राइवर, मान लो दिस इज मूविंग टुवर्ड्स द अनदर वॉल। यहाँ पे ये वॉल है, मिरर है, हिल है, कुछ भी हो सकता है। अगर ये वीसी स्पीड से एक वॉल की तरफ मूव कर रही है, ठीक है, मुझे बताना है कि सर ये कार एक हॉर्न, एक एफ फ्रिक्वेंसी का हॉर्न भी ब्लो कर रही होगी, राइट। मुझे बताना है कि व्हाट विल बी द एपरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ कार हॉर्न heard by car driver after reflection। रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ से देखो साउंड जाएगा, इसे टकराएगा, वापस इसको सुनाई देगा। एक तो कान का हॉर्न उसे डायरेक्टली सुनाई देगा, वो तो सेम फ्रीक्वेंसी का सुनाई देगा, ठीक है। अगर आप बोलते हो कि सर रिफ्लेक्शन के बाद जो हॉर्न सुनाई देगा उसकी फ्रीक्वेंसी पूछा है कि सर वो किस फ्रीक्वेंसी का सुनाई देगा, क्लियर है ये बात। तो यहाँ पे एक्चुअली दो बार, ये सबसे टफेस्ट, वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन होता है। आप बोलते हो यहाँ पे आपको दो बार बेसिकली डॉपलर लगाना पड़ेगा। पहले तो ये देखो कि सर यहाँ पे अगर कोई बंदा खड़ा होता तो उसको किस फ्रीक्वेंसी का साउंड सुनाई देता। तो अगर हम केस फर्स्ट की बात करें, ये जो कार है ये आपका सोर्स हो गया, और ये जो वॉल है ये आपका ऑब्जर्वर हो गया। किस फ्रीक्वेंसी का साउंड इस वॉल को सुनाई दे रहा होगा वो आप निकालोगे, तो देखो सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। तो केस फर्स्ट में आप निकालोगे जो F1 आएगा दैट विल बी इक्वल टू, देखो ऑब्जर्वर इज नॉट मूविंग तो ऊपर टर्म में कोई छेड़खानी नहीं, सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, तो आप लिखोगे V प्लस, सॉरी ये तो तरफ जा रहा है तो आप बोलो फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करने की कोशिश करोगे, मतलब डिनोमिनेटर को डिक्रीज करने की कोशिश करोगे, तो दैट विल बी इक्वल टू दिस इनटू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी f। अब होगा क्या कि जो फ्रीक्वेंसी इसको सुनाई दे रही होगी वही फ्रीक्वेंसी रिफ्लेक्ट करेगा, ध्यान रखने का। जो फ्रीक्वेंसी इस पे पहुंचेगी वही फ्रीक्वेंसी ये रिफ्लेक्ट करेगा। तो अब क्या होगा सर, अब दूसरे केस में आप बोलते हो कि सर ये जो कार है, कार के अंदर जो ड्राइवर है वो एक ऑब्जर्वर का काम करेगा और ये सोर्स का काम करेगा, बिकॉज द साउंड इज कमिंग फ्रॉम दिस वॉल। अब इस केस के लिए आप बोलोगे ये सोर्स है, सोर्स रेस्ट पर है, वॉल तो मूविंग नहीं है, बट ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड्स द वॉल। तो केस 2 में अगर आप बोलोगे कि सर ये किस, अच्छा यहाँ से कौन सा फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस हो रहा है, F1, तो केस 2 के लिए आप बोलोगे जो इसको फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा, जो फाइनल आंसर है दैट इज इक्वल टू ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड द सोर्स, तो आप बोलोगे सर V प्लस P नॉट या VC। ऑब्जर्वर अगर तरफ जा रहा है मतलब फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है, तो आप बोलोगे V प्लस VC डिवाइड बाय सोर्स इज नॉट मूविंग, तो आप बोलोगे दिस इज ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी में। ध्यान रखना यहाँ पे F1 आएगा, राइट, क्योंकि सर ये सोर्स है ना, ये कौन सी फ्रीक्वेंसी क्रिएट कर रहा होगा, F1, जो इसको सुनाई दे देगा वही रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। अच्छा F1 की वैल्यू यहाँ से उठा के रखोगे तो आप बोलोगे सर एपरेंट जो आएगा वो आएगा V प्लस VC अपॉन V। F1 की वैल्यू उठा के रखोगे तो दैट विल बी इक्वल टू V अपॉन V माइनस VC into X, V से V कैंसिल, एंड दैट विल बी योर आंसर। तो दिस इज वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन। अगर आपसे ये चीज बन गई, दो बार डॉपलर इफेक्ट लग रहा है, तो मेरे हिसाब से आप डॉपलर का कोई भी क्वेश्चन कर पाएंगे। इसमें कहीं कोई भी किसी भी तरीके का डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके फिर आगे बढ़ सकते हैं। एनी डाउट? कोई भी डाउट? नो सर।
तो डॉपलर इफेक्ट की बातें यहीं पे खत्म करते हैं। डॉपलर इफेक्ट इतना सा था, काफी इंपॉर्टेंट था। बस अब इस चैप्टर में छोटी मोटी कुछ बातें रह गई हैं तो उनको अपन बात करके खत्म करेंगे इस चैप्टर को। सबसे पहले तो हम बात करेंगे बीट फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। बीट, कभी कभी बीट वर्ड होगा या फिर बीट फ्रीक्वेंसी। मैंने कहा सर कभी भी देखो, अभी तक हमें इंटरफेरेंस पढ़ते टाइम हमने क्या पढ़ा था सर, इंटरफेरेंस में हमें ध्यान रखना था कि सर हमें दो सेम फ्रीक्वेंसी के सोर्सेज को इंटरफेयर कराते थे। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पढ़ा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पढ़ा, राइट। उसमें जो दोनों साउंड होते थे या दोनों वेव्स होते थे वो सेम आप कह सकते हो कि सर फ्रीक्वेंसी के हो गए थे। बट अगर हम बात करें कि दो थोड़े से डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के साउंड जब एक जगह पे मीट कर रहे होंगे तो होगा क्या कि कभी कभी दोनों दोनों साउंड सेम फेज में होंगे, कभी कभी आउट ऑफ फेज में होंगे, कभी कुछ और फेज डिफरेंस में होंगे। तो हम बोलते हैं कि हमें दो अलग अलग साउंड कब सुनाई देंगे, तब हम बोलते हैं जब दोनों का एक साथ आप बोल सकते हो कि एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि सर फ्रीक्वेंसी कितने बीट्स, हम बोलते हैं जब भी वो दोनों साउंड एक साथ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का साउंड आएगा, दोनों मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का साउंड आएगा, दोनों साउंड का मेरे पॉइंट पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, तब आप बोलोगे मुझे एक बीट सुनाई दी। तो मैंने कहा फिर थोड़ी बार फिर से दोनों साउंड का मैक्सिमम क्रिएट हो रहा होगा मेरी पोजीशन पे, तो आप बोलोगे मुझे दूसरी बीट सुनाई दी। तो वही आप बोलते हो कि कितने बार मुझे सुनाई दे रहा है एक सेकंड में वो साउंड, कितनी बीट सुनाई दे रही है, उसको हम बोलते हैं बीट या बीट फ्रीक्वेंसी। ध्यान रखेंगे हमेशा इस चीज को कि सर अपने कानों का एक एक लिमिटेशन है, अपने ईयर्स का, ह्यूमन ईयर्स का एक लिमिटेशन है कि सर अगर आपको दो साउंड के बीच में एक 1/10 सेकेंड का डिफरेंस नहीं होगा या उससे ज्यादा का डिफरेंस नहीं होगा तो आप दोनों साउंड को डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे। समझना, दो अलग अलग साउंड में अगर 1/10 सेकेंड का डिफरेंस मिनिमम नहीं होगा तो आप दोनों साउंड को आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसीलिए आप बोलते हो कि सर इसका मतलब दो साउंड के बीच में डिफरेंस 1/10 सेकेंड या उससे ज्यादा होना चाहिए, या फिर आप कह सकते हो कि जो नंबर ऑफ बीट्स हैं वो 10 बीट्स पर सेकेंड से कम होना चाहिए। अगर 10 बीट से ज्यादा पर सेकेंड बीट्स मुझे सुनाई देंगी तो मैं उनको डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाऊंगा कि ये अलग बीट थी कि सेम बीट थी। तो मेरी जो बीट फ्रीक्वेंसी है वो 10 हर्ट्ज से कम होनी चाहिए, उसके बराबर होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना। तो आप बोलते हो जब भी मेरे पास दो साउंड है तो अगर मुझसे बीट फ्रीक्वेंसी पूछ लिया तो बहुत सिंपल सा है। मेरी बीट फ्रीक्वेंसी आप फाइंड आउट करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है। बीट फ्रीक्वेंसी आप इसको बोलते हैं दैट इज बेसिकली f1 माइनस दो साउंड जिनकी बात हम कर रहे हैं उनके बीच का बीट फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है, तो दैट इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ f1 एंड f2। अगर f1 बड़ा होगा तो f1 माइनस f2, अगर f2 बड़ा होगा तो f2 माइनस f1। और ध्यान रखना जो बीट फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू 10 हर्ट्ज। सर बीट फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज से ज्यादा नहीं होना चाहिए बिकॉज आपके जो ईयर्स हैं वो 10 हर्ट्ज से ज्यादा की फ्रीक्वेंसी से अगर बीट आएंगी तो आप उनको डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे। अब इसमें क्वेश्चंस कैसे बनता है जरा देखो, एक ट्यूनिंग फोक हम ले रहे हैं। इस टाइप का जो शेप होता है उसको हम बोलते हैं, एक मेटल होता है उसको हम बोलते हैं ट्यूनिंग फोक बोलते हैं, जो कि आपके एक्सपेरिमेंट में यूज होता है। ये वाइब्रेटिंग होता है, किसी से हिट करते हो तो एक साउंड क्रिएट करता है, ठीक है। अगर मैं इसके दो केसेस होते हैं वैक्सिंग एंड बेंडिंग, अगर मैंने इसकी वैक्सिंग कर दी, वैक्सिंग का मतलब होता है कि हमने इसके जो ये जो प्रोब है इसमें कुछ मास ऐड कर दिया। अगर मास ऐड करेगा तो ये हैवी हो जाएगा, हैवी होगा तो वाइब्रेशन स्लो हो जाएंगे, तो आप बोलोगे फ्रीक्वेंसी कैसे हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। दूसरा होता है वेनिंग या फिर आप बोलते हो फाइलिंग। अगर मैंने फाइलिंग कर दिया या वेनिंग कर दिया इसका मतलब मैंने इसको घिस दिया। फाइलिंग मतलब समझो ना, घिसना होता है। अगर मैंने इसका घिसा है तो इसको आपने मास कम कर दिया होगा, मास कम किया होगा तो हल्का हुआ होगा, हल्का होगा तो ज्यादा तेजी से मूव कर रहा होगा, तो आप बोलते हो कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वाइब्रेशन की वो इंक्रीज हो जाएगी। तो जो साउंड ये क्रिएट करेगा वो इंक्रीज फ्रीक्वेंसी का साउंड क्रिएट करेगा। अब इसमें क्वेश्चन देखो कैसे पूछा जाता है, एग्जाम्पल से देख लेते हैं। मैंने कहा सर एक क्वेश्चन से समझ में आता है कि सर एक ट्यूनिंग फोक है ये जिसकी फ्रीक्वेंसी आपको पता है 250 हर्ट्ज है। इस हर्ट्ज का ये साउंड क्रिएट करेगा जब भी आप इसको हिट करते हो। मैंने कहा सर ये बी है, बी का मुझे फ्रीक्वेंसी नहीं पता है, आपने बोला, लेकिन जब इन दोनों को एक साथ आप साउंड क्रिएट करने में यूज करते हो तो आपको जो बीट फ्रीक्वेंसी सुनाई देती है वो सुनाई देती है 4 हर्ट्ज।
जब दोनों को एक साथ आप साउंड क्रिएट करते हो तो दोनों के बीच में जो बीट्स आपको सुनाई दे रही है वो उसकी बीट फ्रीक्वेंसी क्या है, 4 हर्ट्ज है। ठीक है, पहला मैंने कहा नाउ बी इज वेक्स। अगर बी को वेक्स कर दिया गया, वैक्सिंग कर दी गई है बी की, अब आप बोलते हो कि अगर मैं ए और बी के बीच में फिर से क्या करूंगा सर, फिर से दोनों के बीच में साउंड क्रिएट करूंगा, तो नाउ जो बीट है, बीट बीट फ्रीक्वेंसी है वो सुनाई देने लगी है 5 हर्ट्ज। ठीक है, तो आपको बताना है कि सर बी की ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ बी। ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ बी आपको पता करना है। मैंने कहा सर कैसे बताओगे आप ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ बी? देखो मैंने कहा अगर इनके बीच में बीट फ्रीक्वेंसी 4 हर्ट्ज है, मतलब इनके बीच की फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस 4 हर्ट्ज है। बीट फ्रीक्वेंसी क्या है, दोनों फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस। अगर दोनों की बीट्स है या बीट फ्रीक्वेंसी 4 हर्ट्ज है, इसका मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 4 हर्ट्ज है। तो आप बोलोगे सर इसका मतलब या तो ये 254 हर्ट्ज होगा और या तो ये 246 हर्ट्ज होगा। इन दोनों में से आंसर एक होगा। इन दोनों का डिफरेंस भी 4 हर्ट्ज आएगा और इन दोनों का डिफरेंस भी 4 हर्ट्ज आएगा। ये तो मुझे श्योरिटी हो गई कि इन दोनों में से कोई आंसर है, लेकिन एग्जैक्ट आंसर क्या है वो कैसे निकालेंगे? मैंने कहा सर अगर बी को वेक्स किया गया, बी को वेक्स किया मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया गया कि डिक्रीज किया गया? आपने बोला डिक्रीज किया। वैक्सिंग करने से इसकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हुई होगी, बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा ये 254 होगी तो 253 252 कुछ हुआ होगा। अगर 246 है तो आप बोलोगे 245 244 243 कुछ हुआ होगा। मैंने कहा अब आपने अगर बी फ्रीक्वेंसी, आपने बोला ये तो अभी भी 250 हर्ट्ज होगा। अब आप बोलोगे कि सर इसकी या तो 255 हर्ट्ज हो, अगर बी फ्रीक्वेंसी अब 5 हर्ट्ज की आ रही है तो यार ये तो 255 होगा या 245 होगा। ठीक है, तो आपने बोला कि सर इनमें से फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करें तो कौन सा रिजल्ट आ जाएगा, आप बताओ। सर अगर 254 को डिक्रीज करेंगे, क्योंकि वैक्सिंग की है तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करनी है, मैंने कहा अगर 254 को डिक्रीज करेंगे तो 255 तो नहीं आएगा, इसका मतलब ये वाला आंसर नहीं है। 246 को डिक्रीज करेंगे तो 245 आ जाएगा। हाँ सर यही है, तो आप बोलोगे दिस इज योर करेक्ट। तो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसमें ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी वगैरह पूछते हैं। तो अगर आपको चीजें क्लियर होंगी, कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप बिल्कुल कर पाएंगे। रटने वाली इसमें कोई भी बात नहीं है, बस बेसिक कंसेप्ट हैं जो आपको आने चाहिए। एनी डाउट्स इन दिस पोर्शन? एनी डाउट्स? अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। किसी भी तरीके का कोई भी डाउट हो तो प्लीज डू आस्क क्वेश्चन। क्लियर है? सर हाँ जी बेटा। सर वो ना स्क्रीन ब्लर हो गई थी। आपने जो इधर वाला बताया था ट्यूनिंग फॉक वाला, ये वैक्सिंग के साथ फाइलिंग का क्या मतलब हुआ? वैक्सिंग का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। वैक्सिंग मतलब टू ऐड सम मास, टू ऐड सम मास। कोई दिक्कत? नहीं सर, नहीं सर, हाँ, टू एट द मास सर। ऐड मास मतलब आप बेसिकली फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कराओगे। मास अगर हैवी होगी बॉडी तो वाइब्रेशन स्लो हो जाएंगे, वाइब्रेशन स्लो हो जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगी। और अगर आपने वैक्सिंग वैनिंग या फाइलिंग कर दी, मतलब घिस दिया, घिसने से मास कम होगा, मतलब वो लाइट होगा तो तेजी से वाइब्रेट करेगा, मतलब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज। ओके सर। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, मैंने कहा साउंड की कुछ प्रॉपर्टी बेसिक हम बात कर लेते हैं, साउंड के बारे में छोटी मोटी बातें।
एक तो जो ह्यूमन ईयर को आप बोलते हो नॉर्मली साउंड सुनाई देता है, जो ऑडिबल साउंड जिसको बोलते हैं, जो ऑडिबल साउंड होता है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज की होती है। इस फ्रीक्वेंसी का साउंड ही नॉर्मली अपन सुन पाते हैं। इस फ्रीक्वेंसी से कम होगा तो भी हमको सुनाई नहीं देगा, इस फ्रीक्वेंसी का ज्यादा का साउंड भी हमको सुनाई नहीं देगा। अलग अलग एनिमल से अलग अलग ऑडिबल साउंड होता है, हम अपने ह्यूमन ईयर की बात कर रहे हैं, ठीक है। इस फ्रीक्वेंसी के मैंने कहा अगर मेरी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू लेस देन 20 किलो हर्ट्ज 20 हर्ट्ज हुई, मतलब ऐसा साउंड जो 20 हर्ट्ज से भी लेसर फ्रीक्वेंसी का साउंड क्रिएट हो रहा होगा, उस साउंड को आप बोलते हो इंफ्रासोनिक। सिमिलरली अगर आपके साउंड की फ्रीक्वेंसी 20 किलो हर्ट्ज से कहीं ज्यादा हुई तो आप उसको बोलते हो अल्ट्रासोनिक। एक टर्म डिफाइन होता है जिसको हम बोलते हैं सुपरसोनिक। क्या बोलते हैं उसको? सुपरसोनिक। सुपरसोनिक इज डिफाइंड फॉर स्पीड। ध्यान रखना, अगर आपकी स्पीड जो है किसी बॉडी की वो साउंड की स्पीड से ज्यादा हुई तो उसको बोलते हैं सुपरसोनिक। इसीलिए आपने कभी सुना होगा सुपरसोनिक जेट्स। जो फाइटर प्लेन्स होते हैं, सुपरसोनिक जेट्स होते हैं, वो बेसिकली क्या होता है, उनकी स्पीड जो होती है वो साउंड की स्पीड से भी कहीं ज्यादा होती है। इट मीन्स कभी कभी जब वो आपको क्रॉस करके जाएगा तो आप क्या करोगे, सर वो क्रॉस पहले कर जाएगा, उसका साउंड आपको बाद में सुनाई देता है, बिकॉज उनकी जो स्पीड होती है वो साउंड की स्पीड से कहीं ज्यादा होती है। तो ध्यान रखना, ये दो फ्रीक्वेंसी के टर्म्स हैं, फ्रीक्वेंसी में रिलेशन है, और ये साउंड की स्पीड से रिलेशन है। तो इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक और सुपरसोनिक किसको बोला जाता है, ये दोनों याद रखने वाली बात है। प्लस मैंने कहा ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में सर तीन चीजें डिफाइन होती हैं किसी भी साउंड को डिफाइन करने की। एक होती है पिच, एक होती है लाउडनेस, और एक होता है क्वालिटी। ठीक है। आप बोलते हो जो पिच है वो बेसिकली फ्रीक्वेंसी पे बेस्ड है। हायर पिच हायर फ्रीक्वेंसी, राइट। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी का साउंड होगा उतनी ही ज्यादा पिच होगी, और उतना ही साउंड होता है वो श्रिल होता है, तीखा होता है, कानों को चुभने वाला होता है, राइट। आपको ये चीज तो जान के बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं होंगे आपकी सर, जो अपने ह्यूमन में अगर हम बात करें, विमेन फीमेल की बात करें, फीमेल में जो साउंड होता है, जो उनका नॉर्मल वॉइस बॉक्स होता है, वो बहुत ही श्रिल वॉइस, या आप बोल सकते हो कि हाई पिच साउंड क्रिएट करता है, जो कि कानों को सुनने में तीखा लगता है, राइट। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अगर हम लोगों को वो साउंड सुनने में तीखा लगता हो, क्योंकि उनका वॉइस बॉक्स बना ही ऐसा है, वो श्रिल साउंड क्रिएट करता है, हाई पिच साउंड क्रिएट करता है, हाई पिच हाई फ्रीक्वेंसी साउंड क्रिएट करता है। जबकि अगर हम मेल बॉक्स की बात करें, मेल वॉइस बॉक्स की बात करें, या मेल साउंड की बात करें, तो उनका जो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड होता है वो कम होता है, लो पिच साउंड होता है, बट लाउडनेस ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू दी फीमेल वॉइस। ठीक है। तो आप कह सकते हो लाउडनेस जो है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। लाउडनेस क्या है? इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। तो आप बोलते हो कि लाउडनेस इज बेसिकली डिपेंड ऑन इंटेंसिटी। मोर द इंटेंसिटी मोर इज द लाउड। क्वालिटी बेसिकली म्यूजिकल टर्म होता है। Am I audible to everyone? यस सर। चलो, क्वालिटी बेसिकली म्यूजिक वगैरह, मतलब एक बहुत अच्छा साउंड होता है ना। जैसे साउंड आप बोलते हो म्यूजिक क्रिएट करते हैं ना, तो म्यूजिक में वो बहुत सारे साउंड आपको एक साथ सुनाई देते हैं, और आपको प्लीजेंट साउंड सुनाई देते हैं, इसलिए हम बोलते हैं क्वालिटी ऑफ साउंड इज वेरी गुड। अगर बहुत नॉइजी साउंड होगा, आसपास का डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा हो रहा होगा, तो आप बोलोगे क्वालिटी ऑफ द साउंड इज बैड। दिस इज नॉट दैट वेरी क्वालिटेटिव टर्म। आप बोलते हैं इंटेंसिटी और ये जो लाउडनेस ऑफ पिच है, ये क्वांटिटेटिव टर्म भी है, ये क्वालिटेटिव टर्म है। लाउडनेस को अगर हम डिफाइन करें तो बेसिकली देखो ऐसे डिफाइन किया जाता है, 10 log ऑफ आई बाय आई नॉट। अगर आपको किसी साउंड की इंटेंसिटी पता हो तो आप उसकी लाउडनेस किस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। 10 लॉग, यहाँ पे कुछ ने लिखा है, इसका मतलब बेस 10 है, आई बाय आई नॉट। आई क्या है, जिस साउंड की लाउडनेस आपको बताना है वो इंटेंसिटी, और आई नॉट एक रेफरेंस इंटेंसिटी होती है। क्या होती है? एक रेफरेंस इंटेंसिटी होती है। ठीक
है। रेफरेंस इंटेंसिटी लगभग लगभग ये होता है 10 टू द पावर माइनस स्क्वायर वॉट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, रेफरेंस इंटेंसिटी होता है जनरली हम 10 की पावर माइनस 12 वॉट पर मीटर स्क्वायर लेते हैं। इसकी जो यूनिट होती है अपन जो यूज करते हैं वो होती है डेसिबल। ठीक है, डीवी। ठीक है, लाउडनेस की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, डेसिबल। ठीक है, जो प्रैक्टिकल यूनिट होती है जो हम यूज करते हैं डेसिबल या डीबी में हम मेजर करते हैं। तो आप किस तरीके से किसी भी साउंड का लाउडनेस भी फाइंड आउट कर सकते हो अगर आपको उसका इंटेंसिटी पता हो। So these are few things related to the our sound things, की frequency के बेस पे हम किस साउंड को कैसा बोलते हैं, pitch, loudness, quality, ये कुछ important terms हैं जिनके बारे में थोड़ा basic idea होना चाहिए। So this is all about the chapter waves and sound। ठीक है, इससे 2 क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज एवरी ईयर आ रहे हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और सिंपल क्वेश्चन आते हैं। ऑर्गन पाइप और डॉपलर इफेक्ट के तो क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली रिपीट हो रहे हैं, तो हम इसको अच्छे से तैयार करके रखें ताकि चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन आए हमसे बच जाएगा। प्रीवियस क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, जो भी आप करेंगे सारे सॉल्व होने चाहिए। अगर वो सॉल्व हो रहे हैं तो इसका मतलब आपको ये चैप्टर समझ में आ गया है। तो मेरी तरफ से इस चैप्टर में इतना ही। बाकी किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो स्क्रीनशॉट लें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। चलिए, तो ये तो बातें थी जो आपका 11th क्लास का जो सिलेबस होता था यहाँ पे मेरी तरफ से कंप्लीट होता है। ठीक है, 11th क्लास का पोर्शन काफी लेंथी भी होता है, काफी बड़ा भी होता है। ठीक है, और मार्क्स वाइज आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल पे आता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है 11th क्लास एंड 12th क्लास के पोर्शन। जिन लोगों ने इस साल 12th दिया होगा वो डेफिनेटली आज काफी जले बने बैठे हुए होंगे जब उनको पता चला कि इस साल जो 12th दे रहे हैं उनके लिए सिलेबस 30% कर दिया गया है, राइट। तो काफी बुरा भी लग रहा हो, कुछ लोग तो सोच रहे हैं एक बार 12th और दे दिया जाए क्या। ठीक है, कितने लोगों को लग रहा है कि यार एक बार और 12th दे दे शायद इस बार अच्छा स्कोर कर लेंगे। एनीवन जिसके अंदर ये थॉट आ रहा हो क्यों ना एक बार 12th और दे दिया जाए? एनीवन ऐसा आ रहा है किसी के अंदर थॉट दिमाग में? क्या बात है, दिमाग में लोग क्या रह रहे हैं सर इस बार जैसे जैसे हो गई अब एक बार और नहीं देते बनती है ना। भले ही सिलेबस कम करके हमसे तो वो भी नहीं पढ़ा जाएगा, हमसे ये कौन सा पढ़ा था हमने पूरा, हमने तो सर 30% ही पढ़ा था, आप तो बोले सर 30% कम हुआ है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दी चैप्टर 12 का सिलेबस। तो सबसे पहला चैप्टर आता है चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चार्जेस की। देखिए, अगर आपने ग्रेविटेशन चैप्टर से किया तो ये चैप्टर बहुत कुछ सिमिलर चलता है, कि फॉर्मूले वगैरह जो हैं वो काफी कुछ सिमिलर चलते हैं ग्रेविटेशन चैप्टर की तरह। तो इसीलिए ग्रेविटेशन चैप्टर को एक बार जरूर रिवाइज कर लीजिएगा, तो ये चैप्टर आपको थोड़ा सा इजी लगेगा। ठीक है, तो हम बात करेंगे चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की। सबसे पहले हम बात करेंगे चार्ज। ठीक है, तो हुआ ये कि सर डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टी फाइंड आउट की गई, कुछ आप कह सकते हो मैटर्स में, जिसकी वजह से वो एक दूसरे पे कुछ फोर्स लगा रहे थे, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। तो सबसे पहला तो मेरा एक क्वेश्चन है कि सर क्या ये मेरा मार्कर है, क्या इसमें कोई चार्ज पार्टिकल है या नहीं? पहली बात, एनीवन, इज इट हैविंग चार्ज पार्टिकल और नॉट? Yes, sir. So the answer is yes. But if the question is if this marker is charged or not, the answer is no. This marker contains charged particles because every body is made up of atoms, and atoms are made up of electrons and protons, and electrons and protons are charged particles. So basically every body is made up of charged particles. But
In neutral atom or in the neutral body, the number of charged particles, positive and the negative, are equal. आप बोलोगे the net charge is zero. जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही प्रोटॉन्स हैं और दोनों का चार्ज बराबर है, तो आप बोलते हो कि टोटल चार्ज कैसा हो जाएगा, जीरो. बिकॉज चार्ज को बेसिकली दो साइन से हम डिफाइन कर देते हैं, एक बोल देते हैं पॉजिटिव चार्ज और दूसरा बोलते हैं नेगेटिव चार्ज. ऐसा बोल देते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक को हम बोल देते हैं नेगेटिव चार्ज. जो इलेक्ट्रॉन पे पाया जाता है उसको हम बोल देते हैं इलेक्ट्रॉन वाले चार्ज को हम बोल देते हैं नेगेटिव चार्ज, और जो प्रोटॉन पे पाया जाता है उसको हम बोल देते हैं पॉजिटिव चार्ज. एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज पाया जाता है या एक इलेक्ट्रॉन, उसको हम ई से डिनोट करते हैं 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम. तो अगर प्रोटॉन के चार्ज की बात करोगे, एक प्रोटॉन पे चार्ज होगा वो होता है 1 e के बराबर, और अगर एक इलेक्ट्रॉन की बात करोगे सर उस पे चार्ज होता है -1 e के बराबर. तो एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन पे बराबर अमाउंट ऑफ चार्ज होता है इफ वी टॉक अबाउट द मैग्नीट्यूड वाइज, बट ओनली द साइंस आर ऑपोजिट. अब कोई मुझसे पूछे किस में चार्ज आता है, प्रोटॉन में चार्ज आता है या इलेक्ट्रॉन में चार्ज आता है, तो आंसर इज दोनों में चार्ज इक्वल है. प्लस और माइनस से उनको दो डिफरेंट टाइप के चार्ज डिनोट करने के लिए है. माइनस चार्ज का मतलब ये नहीं कि चार्ज कम है या ज्यादा है. माइनस का मतलब है कि सर एक डिफरेंट काइंड ऑफ चार्ज, जिसको हम माइनस चार्ज बोलते हैं, राइट. हमने बेसिकली दो नाम दे रहे थे क्योंकि हमने दो टाइप के चार्ज फाइंड होते हैं, तो हमने एक को पॉजिटिव बोलते हैं, एक को नेगेटिव बोलते हैं. अब चार्जेस की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, चार्जेस के बारे में अगर हम बात करें तो देखो चार्ज जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है. इसकी जो यूनिट होती है वो होती है एसआई यूनिट, जिसको हम बोलते हैं वो होती है कूलम. ठीक है. और इसकी मैंने कहा स्केलर है तो आप सिंपली ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो. ठीक है. इसमें तो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है कि सर किसी भी बॉडी में देखिए स्मॉलेस्ट पॉसिबल जो चार्ज है, एक इंडिविजुअल स्मॉलेस्ट पॉसिबल जो चार्ज है दैट इज दिस. इससे छोटा कोई भी आइसोलेटेड चार्ज आप नहीं क्रिएट कर सकते हो आज की डेट में. द स्मॉलेस्ट पॉसिबल आइसोलेटेड चार्ज इज दैट ऑफ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन. तो अगर आपको किसी भी बॉडी को चार्ज करना है, चार्ज करने का तरीका होता है कि सर या तो उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के जो बैलेंस है उसको डिस्टर्ब करना, तो या तो आप प्रोटॉन बढ़ा दो या आप इलेक्ट्रॉन बढ़ा दो, या प्रोटॉन्स कम कर दो या इलेक्ट्रॉन्स कम कर दो. अब प्रोटॉन्स आर वेरी मच कन्फाइंड इन अ वेरी स्मॉल स्पेस दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस. जो प्रोटॉन है वो बहुत अंदर रखे हुए हैं, बहुत बंधे हुए रखे हैं. प्रोटॉन्स का मूव कराना, निकालना या उसमें ऐड करना बहुत डिफिकल्ट होता है. दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द केमिस्ट्री, because protons lie inside in the nucleus, but the electrons are very much free, आप कह सकते हो, which are revolving around the nucleus in some part. तो इलेक्ट्रॉन्स को मूव करना इज डेफिनेटली इजी. तो कभी भी किसी बॉडी को अगर आपको चार्ज करना होगा तो आप या तो इलेक्ट्रॉन उसमें से रिमूव करोगे या उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे. मैंने कहा पहले न्यूट्रल है, अगर आपने इलेक्ट्रॉन्स को ऐड किया तो आप बोलोगे सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ग्रेटर देन द प्रोटॉन, इट मींस द नेगेटिव चार्ज इज इंक्रीज्ड, so the body will become negatively charged. If the electrons are removed, the number of electrons will be lesser as compared to the protons. It means the negative charge has been reduced. It means positive charge is now in higher quantity, so the body is positively charged. The quantization is saying that कि सर किसी भी बॉडी को जब आप चार्ज करोगे, किसी भी बॉडी को जब भी आप चार्ज करोगे तो उस पे चार्ज का जो वैल्यू आएगी वो मल्टीपल होगी एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर. क्योंकि आप बोलोगे एक इलेक्ट्रॉन हटाओगे या दो इलेक्ट्रॉन हटाओगे, आधा इलेक्ट्रॉन नहीं हटा सकते, 1.5 इलेक्ट्रॉन नहीं हटा सकते, बिकॉज आप बोलते हो कि इससे छोटा आइसोलेटेड चार्ज आप क्रिएट नहीं कर सकते. सो व्हेनेवर देयर इज अ डिसबैलेंस, आप एक इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन आप ऐसे तो करोगे. अगर मान लो इस क्लासरूम में 20 स्टूडेंट्स बैठे हुए, अब आप इस क्लासरूम की स्ट्रेंथ को कम या ज्यादा करना चाहते हो तो आप क्या करोगे सर, एक स्टूडेंट को बाहर करोगे, दो स्टूडेंट को बाहर करोगे या दो स्टूडेंट को ऐड करोगे. कभी ऐसे नहीं कर सकते आधा स्टूडेंट बाहर कर दिया, उसका ऊपर का घर उठा के बाहर कर दिया, अंदर नीचे वाला रहेंगे, ऐसे नहीं करेंगे ना. तो इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की सर जब भी आप किसी बॉडी को चार्ज करेंगे तो हमेशा एक मिनिमम पॉसिबल अमाउंट जो होता है, आप बोल सकते हैं इंटीजर वैल्यू ऑफ जो भी वैल्यू आएगी वो इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज के बराबर आएगी. एक चार्ज, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, चार. तो आप जब भी बोलोगे कि किसी बॉडी पे चार्ज की वैल्यू को आप डिनोट कर रहे होगे तो आप बोलोगे दैट विल बी इक्वल टू n into e, वेयर e क्या है सर, एक इलेक्ट्रॉन पे पाया जाने वाला चार्ज का मैग्नीट्यूड, और n क्या है यहाँ पे, n की वैल्यू इज ओनली इन
कांस्टेंट कैन बी ओनली इंटीजर्स, मतलब 1 2 3 4 5, ठीक है। इस तरीके के आप इंटीजर्स लिख सकते हो, 1.1 1.2 1.5 लिख सकते हैं, प्लस माइनस एनी, ठीक है। अगर आपने इलेक्ट्रॉन ऐड किए हैं तो वो माइनस एनी हो जाएगा, अगर आपने इलेक्ट्रॉन रिमूव किए हैं तो वो प्लस एनी हो जाएगा। तो नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस के बारे में इजीली आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। मैंने कहा और बेसिक बेसिक थ्योरेटिकल बातें हैं कि सर चार्ज जो है वो बेसिकली मास के साथ एसोसिएटेड है। इट मींस अगर कोई बॉडी इज हैविंग चार्ज, इट मींस इट कंसिस्ट ऑफ सम मास एज वेल। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी बॉडी के पास मास ना हो चार्ज हो, ठीक है। तो अगर कोई बॉडी चार्ज है तो कुछ ना कुछ उसका मास जरूर होगा, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर मास है तो चार्ज होगा ही होगा, ठीक है। पहली चीज। दूसरा, चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ द बॉडी, जबकि मास जो है, अगर आप बहुत हायर स्पीड की बात करते हो, स्पीड कंपेरेबल टू द लाइट, आप बोलते हो कि द मास डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ द लाइट एज वेल, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट एज वेल, जबकि चार्ज इज इनवेरिएंट। चार्ज इनवेरिएंट का मतलब है कि सर अगर आप ऑब्जेक्ट की स्पीड को कम ज्यादा भी करोगे तो भी चार्ज की वैल्यू पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो बेसिक बातें हुई चार्ज के बारे में। अब हम बात करेंगे सर किसी भी बॉडी को चार्ज करने के तरीके क्या होते हैं, जिसको बोलते हैं मेथड ऑफ चार्ज। क्यों? बेसिक तो आपको पता है कि सर या तो इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करना है या इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना है। किसी भी बैड बॉडी को अगर आपको चार्ज करना है तो आप उनको या तो इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना है या ऐड करना है। अब थिंग इज कि इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने या ऐड करने के प्रोसेस की बात करनी है कि वो किस किस तरीके से आप कर सकते हो। चलिए, मैंने कहा सर सबसे पहला बात करते हैं हम फ्रिक्शनल या स्टैटिक। बाय फ्रिक्शन, ठीक है, इंसुलेटर्स में जनरली ये यूज होता है। अच्छा, इंसुलेटर्स, कंडक्टर्स, आई एज्यूम कि आप लोगों को पता है कि कंडक्टर्स किसको बोलते हैं और इंसुलेटर्स किसको बोलते हैं, राइट। द कंडक्टर आर बेसिकली द मटेरियल व्हिच अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, यानी उनमें कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, जबकि इंसुलेटर्स हैं उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स ना के बराबर पाए जाएंगे और दे विल नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम, तो उनको हम बोलते हैं इंसुलेटर्स, ठीक है। अब फ्रिक्शन, फ्रिक्शन से आप कैसे किसी बॉडी को चार्ज करते हो, तो आप बोलते हैं दो बॉडी लेते हो, दो बॉडी को आपस में रब करते हो, तो रब से क्या होगा, फ्रिक्शन आएगा, फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा, इनके बीच में हीट प्रोड्यूस होगी और हीट प्रोड्यूस से क्या होगा कि एक बॉडी उस हीट को यूज करके इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगी, जबकि दूसरी बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगी। पहले दोनों न्यूट्रल थी, तो जिसने इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी और जिसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। तो आप बोल सकते हो दोनों बॉडी कैसे हो जाएंगी, चार्ज हो जाएंगी, ठीक है। ये चीज हमने बचपन में बहुत की हुई है। अगर आपको याद हो, आप स्केल को ऐसे रब करते थे अपने हेयर से और फिर छोटे छोटे पीसेस को आप क्या करते थे, पेपर के पीसेस को उठाते थे। तो बेसिकली व्हेनेवर यू आर, अच्छा ये कब होता है, जब आपके बाल ड्राई होते थे तो ऐसा पॉसिबल हो जाता था, लेकिन अगर आपके बाल ऑयलिंग हो रखी होती थी, बचपन में काफी ऑयल वॉयल लगा के, है ना, बच्चे को तैयार करके स्कूल भेजा जाता था, तो जिसके बच्चे के बाल में ऑयलिंग हो रखी थी उसका स्केल ये जादू नहीं कर पाता था, बिकॉज फ्रिक्शन के लिए चाहिए रफनेस। अगर ऑयलिंग करती है तो रफनेस कम हो गई, मतलब फ्रिक्शन कम हो गया। तो जो ड्राई हेयर जिसके होते थे उसका स्केल बड़ा प्यार से काम करता था। तो बाय रबिंग होता क्या था कि सर यहाँ पे आप एक बॉडी को चार्ज कर रहे थे, स्केल आपकी चार्ज, फ्रिक्शन आप कह सकते हो कि किसी भी बॉडी को आप इस तरीके से चार्ज कर सकते हो। सर आपकी स्क्रीन चली गई, क्या हो गया बेटा? स्क्रीन ऑल ब्लैक। आई थिंक क्लियर आ रही है, बाकी लोगों को कोई दिक्कत है? सर मैं क्लियर रीजॉइन है। करके देखता हूँ। क्लियर है सबको, बाकी लोगों को? यस सर, क्लियर है। चलो, मैंने कहा सर दूसरा जो मेथड है, इंपॉर्टेंट मेथड, इसको हम बोलते हैं बाय कंडक्शन। अब कंडक्शन का जो मेथड है वो केवल और केवल कंडक्टर्स के लिए यूज होगा। ऑब्वियस सी बात है, नाम से भी समझ में आ रहा है कि सर ये किसके लिए यूज होने वाला है, कंडक्टर्स के लिए यूज होने वाला है, ठीक सर है। ब्लर हो गया। तो होगा क्या, कंडक्टर सर मैं क्लियर हो कह रहा गया? हूँ ना सर, ब्लरी है। चलो कोई बात नहीं, वेट कर लो, डर हो गया तो थोड़ा सा।
ये भी कर सकते हैं। बेटर है? नहीं सर, आप ठीक हो गए। ये है ना? सर आपकी Yes, sir. आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है? आ रही है सर। सर अब दोनों चीजें क्लियर है सर, नहीं आ रही वॉइस सर। भी आ रही है और स्क्रीन भी क्लियर है सर। मुझे भी आप लोगों की शायद आवाज क्लियर नहीं आ रही है, हो सकता है। फिर से बोलो, मेरी आवाज क्लियर है कि नहीं? मेरे को जरा चैट बॉक्स में लिख के बोलो। सर आपकी आवाज क्लियर है। क्लियर है? स्क्रीन क्लियर है? यस सर। चलो चलो खैर, तो हमने बात की, अब हम कंडक्शन की बात करते हैं। देखो कंडक्शन में क्या होता है, एक बॉडी चार्ज होगी और एक अनचार्ज होगी। आपने बोला कि सर एक बॉडी, मैंने कहा ये अनचार्ज है और ये एक बॉडी चार्ज है। चार्ज है मतलब इसके पास कोई ऑलरेडी चार्ज पार्टी, तो इस तरीके से आप बोलिए सर ये बॉडी चार्ज। कंडक्शन में हम इन दोनों बॉडी को टच कराते हैं या फिर किसी भी तरीके से कंडक्टिंग पाथ से आपस में कनेक्ट कर देते हैं। तो होगा क्या कि सर इसमें हमेशा आप बोलते जैसे यहाँ पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो इलेक्ट्रॉन्स विल मूव फ्रॉम हियर टू हियर। तो होगा क्या, यहाँ से इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि सर इस बॉडी पे भी पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और इस बॉडी का कुछ पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा। मैंने कहा ये फ्लो ऑफ जो चार्ज है वो कब तक चलता रहेगा? सर वो फ्लो ऑफ चार्ज कब तक चलता रहेगा? जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम नहीं हो जाएगा। ये मत सोचना कि सर इन दोनों का चार्ज भी सेम हो जाएगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। ये चार्ज का फ्लो, आप इसको एक पॉइंट की तरह लिख लीजिएगा कि सर the flow of charge will stop only when the electric potential of the two bodies will become equal। ठीक है, जब तक कि दोनों ही बॉडी का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो इक्वल ना हो जाए। चार्जेस में भी इक्वल और मे नॉट भी इक्वल, दोनों चार्जेस इक्वल होंगे या नहीं होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, मैंने कहा अगर दोनों ही आइडेंटिकल अगर होंगी बॉडीज, अगर ये बॉडी और ये बॉडी कैसी है, अगर आइडेंटिकल बॉडीज हैं, तब आप बोल सकते हो कि सर उस केस में जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होगा तो इलेक्ट्रिक चार्ज भी सेम होगा। तो अगेन एक पॉइंट आप लिख सकते हो कि सर इफ द टू बॉडीज आर आइडेंटिकल, दोनों बॉडीज कैसी हैं, एग्जैक्टली आइडेंटिकल हैं, तो आप बोल सकते हो कि दोनों बॉडी का जब पोटेंशियल सेम होगा तब चार्जेस भी सेम होंगे। अदरवाइज इट्स नॉट कंपल्सरी कि चार्जेस भी सेम हो। ठीक है, तो ये होगा मेथड ऑफ चार्जिंग बाय कंडक्शन। ये कंडक्टर्स में ही यूज होगा। मेरा थर्ड मेथड जिसको हम बोलते हैं इंडक्शन। इंडक्शन देखो कैसे काम करता है। मैंने कहा सर हमारे पास एक बॉडी है, ये बॉडी न्यूट्रल है, आप एक चार्ज बॉडी इसके पास लेके आए। मैंने कहा मान लो प्लस चार्ज की एक बॉडी इसके पास लेके आए, तो जब आप एक कोई भी एक पॉजिटिव या नेगेटिव, मैंने कहा पॉजिटिव एग्जांपल है, अगर आप इसके पास ये चार्ज लेके आए तो ये नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव को रिपेल करेगा। तो इस बॉडी में नेगेटिव पार्टिकल्स भी हैं, तो दीज नेगेटिव पार्टिकल्स विल कम टुवर्ड्स द क्लोजर साइड। यहाँ पे ये अभी भी देखो, ये बॉडी अभी भी न्यूट्रल है। देखो चार्ज कंजर्वेशन हमेशा लागू होगा। चार्ज करने मतलब टोटल चार्ज विल रिमेन कंजर्व। दोनों, इसके पास ना बाहर से कोई चार्ज अभी आया ना इससे चार्ज निकला, तो इसका टोटल चार्ज विल रिमेन 0। तो अभी भी ये क्या है, ये आप बोलोगे कि सर ये अभी न्यूट्रल है, अभी इस पे चार्ज नहीं आया है, बट हाँ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा हो गया है
कि नेगेटिवली चार्ज आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज एंड यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स या नेगेटिव चार्ज इधर की तरफ शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे अपने आप पॉजिटिव आ गया। अब क्या, Sir, all gone. back, now the screen is back or not? Screen is clear or not? सर अब क्लियर क्लियर है है। सर। चलो मैंने Clear कहा है। सर, अब आप क्या, हाँ अब आप क्या करोगे, इसको ग्राउंड से जब कनेक्ट करोगे तो ग्राउंड से कनेक्ट करने का मतलब होता है कि सर अगर कोई भी इस साइड पे चार्ज होता है उसको वो न्यूट्रल करने की कोशिश करेगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ग्राउंड वाला जो है वो ग्राउंड इसको हमेशा, अर्थ के पास ढेर सारा चार्ज है, आपको जो चार्ज लेना वो ले सकते हो आप बेसिकली। तो अर्थ से जब भी आप कोई चीज कनेक्ट करते हो तो वो उसको न्यूट्रल करने की कोशिश करने लगता है। तो आप बोलोगे सर यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो जाएंगे तो इसको इसको न्यूट्रल कर देंगे, बट ये वाला चार्ज इसने पकड़ के रखा हुआ है, अट्रैक्शन फोर्स लगा रखा है, पकड़ के रखा हुआ, इतनी जल्दी गायब नहीं होगा। तो आप बोलोगे कि सर इससे जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे तो ये वाला जो चार्ज को वो न्यूट्रलाइज कर देगा, है ना, बट ये वाला चार्ज रह जाएगा, फिर आप इसको थोड़ी देर बाद और ऐसे ही रहेगा, और थोड़ी देर बाद जब ये प्लस वाला साइन भी आप हटा दोगे तो आप बोलोगे जो नेगेटिवली चार्ज आया वो अब सर ब्लर हो गया। ठीक है, सर सब ब्लर हो गया। कोई बात कोई बात, पेशेंस रखिए, पेशेंस रखिए, पेशेंस पे दुनिया का है भाई। गेटिंग बेटर? यस सर सर। क्लियर है सर। चलो एक आध मिनट और वेट कर लेते हैं, अगर सब चेट तो नहीं करेगी ज्यादा। सर बीच बीच में हो जाता है वैसे। समझ रहा हूँ, फ्लक्चुएशन हो रहा है, वही है वेदर का इशू आ रहा है ना, काफी रेनी सीजन सा हो रखा है यहाँ पे, सुबह से बारिश हो रही है, काफी ह्यूमिडिटी भी हो रखी है। चलो एक बार रिकनेक्ट करके देख लेते हैं। सर अब क्लियर है। नाउ शुड क्लियर, शुड बी क्लियर राइट। तो आपने क्या बोला कि जब सर अर्थ वगैरह हटा दोगे तो आप बोलोगे फिर ये वाली पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को भी हटा दोगे तो एक एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज आ गया। अभी एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज कहाँ से आया, ये देखो अर्थ से इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करके गए थे, है ना, तो अभी इलेक्ट्रॉन की वजह से जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो पूरी पूरी बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा।
अब दैट वी ऑल नो दैट पॉजिटिव पॉजिटिव विल रिपेल, है ना, और नेगेटिव नेगेटिव विल रिपेल, पॉजिटिव एंड नेगेटिव विल अट्रैक्ट ईच अदर। ये चीज तो हमको बेसिकली पता ही है। अब आप जरा देखिए कि सर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट इससे निकल के आती है इंडक्शन में कि सर ये बॉडी न्यूट्रल थी इनिशियली, बट एक पॉजिटिव चार्ज आया, फिर भी इसने इस बॉडी के कुछ चार्ज को अट्रैक्ट किया, तो आप बोलोगे कि सर इस बॉडी को अट्रैक्ट कर रहा है। मतलब एक पॉजिटिवली चार्ज या एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी एक न्यूट्रल बॉडी को भी अट्रैक्ट कर सकती है। तो कभी भी ध्यान रखना कि कोई भी दो बॉडी में कभी भी एक चार्ज है एक अनचार्ज बॉडी है तो भी अट्रैक्शन हो सकता है। तो अट्रैक्शन कभी भी चार्जिंग का श्योर शॉर्ट आप बोल सकते हो वैलिडेशन नहीं है। मतलब एक बॉडी चार्ज है या नहीं है आप कभी भी अट्रैक्ट करके पता नहीं कर सकते। अगर दो बॉडीज रिपेल कर रही हैं एक दूसरे को तब आप कह सकते हो कि यस सर रिपल्सन है। तो हमेशा ध्यान रखना इसका मतलब दोनों बॉडी सेम चार्ज की है। तो रिपल्सन जो है वो शॉर्ट टेस्ट होता है। आप बोलते हो कि एक बॉडी चार्ज है या नहीं है। अट्रैक्शन इज नॉट शॉर्ट बिकॉज एक न्यूट्रल बॉडी भी अट्रैक्ट हो सकती है एक चार्ज बॉडी की तरफ से। ठीक है, तो एक चीज में से और निकल के आती है कि सर हमेशा अगर किसी बॉडी का पता करना है कि ये चार्ज है या नहीं है तो वो आप किससे पता चला करोगे सर, वो रिपल्सन जब तक आपको नहीं मिल जाएगा तब तक आप शॉर्ट नहीं हो सकते। तो ये 3 डिफरेंट मेथड्स थे चार्जिंग के। ठीक है, ये बेसिक कंसेप्ट, इस पे ऐसा कोई खास क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। बेसिक थ्योरेटिकल कंसेप्चुअल क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो ये थोड़ी सी सर जितनी बातें। हाँ जी बेटा, सर कंडक्शन के न्यूमेरिकल कैसे होते हैं सर? जो क्या हो गया अलग बेटा? अलग सर कंडक्शन वाला जो वो है उस पर अलग अलग जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं उसमें न्यूमेरिकल आता है ना हाँ 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 हाँ। सर, वो बता दो एक बार। वो बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे बेस्ड होता है। अभी पोटेंशियल की बात हमने की नहीं ना। ठीक है, ओके ओके सर। वो पोटेंशियल पे बेस्ड होंगे कि सर दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, तो आपको वहां से क्वेश्चन अपने आप बनने लगेंगे। आपको समझ में आ जाएगा कि तब तक आपको एक दूसरे पे चार्ज फ्लो कराएंगे जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। दोनों का पोटेंशियल सेम करना आ जाएगा जब हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता होगा। तो वो क्वेश्चन अपने आप बनने लगेंगे आपसे जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ओके सर थैंक चलिए। तो ये बातें हुई कुछ थ्योरेटिकल थे। इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो, अदरवाइज स्क्रीनशॉट में। चलिए, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कूलम्स लॉ, जो कि न्यूटन ग्रेविटेशन लॉ जैसा ही है। देखिए कूलम्स लॉ क्या बोलता है। सबसे पहले तो ये देखिए पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड होता है। जो ये रिलेशन निकल के आएगा वो सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड होगा। ठीक है, अगर मुझे एक्सटेंडेड बॉडीज के लिए अप्लाई करना होगा तो आप बोलोगे वो पॉइंट चार्जेस का इंटीग्रेशन कर करके हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। ये क्या बोल रहा है, इफ द टू चार्जेस आर सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस। मैंने कहा सर ये दो पॉइंट चार्जेस हैं, Q1 है और Q2 है, आर सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस आर। ये वैक्यूम या एयर की बात हो रही है में रखे हुए हैं। तो होगा क्या कि सर ये एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। अगर ये दोनों चार्जेस सेम होंगे तो रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे, है ना। अगर ये ऑपोजिट होंगे तो एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे। तो उस फोर्स की जो वैल्यू है वो दैट इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अगर याद आ रहा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स G m1 m2 बाय आर स्क्वायर एग्जैक्टली यहाँ पे Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो यहाँ पे कांस्टेंट आता है जिसको हम बोलते हैं 4 पाई 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ठीक है, ये 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो दैट इज इक्वल टू 9 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे क्या है सर? एप्सिलॉन नॉट जो है वो इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। और वैक्यूम या उसकी फ्री स्पेस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम बोलते हैं उसको फ्री स्पेस।
और इसकी जो वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ये भी आएगा कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही आता है ना, मुझे एग्जैक्टली शायद यही है वैल्यू, यहाँ पर। ठीक है, फिर ये तो बातें हुई, आपने बोला देखो अब ये तो आपको पता है कि सर Q1 Q2 को अगर साइन के साथ रखोगे, अगर दोनों सेम होंगे तो माइनस माइनस होंगे तो भी पॉजिटिव आएगा, प्लस प्लस होंगे तो भी पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव आएगा मतलब आप बोलोगे कि सर रिपल्सिव फोर्स है। अगर एक पॉजिटिव नेगेटिव है तो आप बोलोगे सर साइन नेगेटिव आएगा, इसका मतलब अट्रैक्टिव फोर्स है। अब ये तो आपको पता है कि एक्शन रिएक्शन बताता है, जितना फोर्स ये इस पे लगाएगा उतना ही ये फोर्स इस पे लगाएगा, डायरेक्शन ऑपोजिट होंगी। अगर ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है तो ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। ये एक सेंट्रल फोर्स है, सेंट्रल फोर्स का मतलब है दे एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द टू बॉडीज, यस, है ना, ये इसी लाइन के अलोंग फोर्स लग रहा होगा, इसीलिए इसको सेंट्रल फोर्स बोल देते हैं। और क्या क्या बात है सर, ये कंजर्वेटिव फोर्स है। कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स है, बायोलॉजी में हमने पढ़ा था, कंजर्वेटिव फोर्सेस आर द फोर्सेस जिनकी वजह से वर्क डन केवल और केवल इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, ऐसे फोर्सेस को हम कंजर्वेटिव फोर्सेस बोलते हैं। बहुत सी बातें। और अब बात करते हैं, अगर हमने बोला कि इसके किसी और मीडियम में रख दिया, अगर इस सेटअप को किसी मीडियम में रख दिया, किसी मीडियम में जब आप रखोगे तो ध्यान रखना सर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अपने अपने पॉइंट्स में एकदम नोट पॉइंट की तरह आप नोट कर सकते हो कि सर जब भी आप इस सेटअप को किसी और मीडियम में रखोगे, इन दोनों के बीच में लगने वाले फोर्स में कोई चेंज नहीं आएगा। ध्यान से सुनना कि सर जब भी आप इस सेटअप को किसी और मीडियम में रखोगे, फोर्स एक्टिंग बिटवीन दीज टू चार्जेस रिमेन अनचेंज, एक्टिंग बिटवीन दीज टू चार्जेस रिमेन अनचेंज, बट द नेट फोर्स ऑन दीज टू चार्जेस, राइट, इस पे लगने वाला नेट फोर्स या इस पे लगने वाला नेट फोर्स अब चेंज हो जाएगा। इसकी वजह से जो फोर्स लग रहा होगा वो अभी भी इतना ही रहने वाला है, बट इस मीडियम में रखने से सर इस पे इसके अलावा कुछ और फोर्सेस लगने लगते हैं, तो जो नेट फोर्स है वो दैट विल रिमेन, दैट विल चेंज, और आप बोलते हैं जो नेट फोर्स अब आ जाएगा वो आ जाएगा एफ बाय के। तो ये एफ था, एफ बाय के में के क्या है यहाँ पे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। ठीक है, मतलब आप अगर एफ नेट निकालने जाओगे तो दैट विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की आ जाएगा इनटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। फिर से बोल रहा हूँ, क्वेश्चन पूछने पूछने पे फर्क पड़ जाएगा। अगर उसने बोला व्हाट विल हैपन टू द नेट फोर्स बिटवीन द दीस टू चार्जेस, इन दोनों के बीच में जो चार्जेस होते हैं उनके उन पे क्या फर्क पड़ेगा, तो आप बोलेगा उनके उन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, दे विल स्टिल अप्लाई द सेम फोर्सेस ऑन ईच अदर, बट द नेट फोर्सेस ऑन इंडिविजुअल चार्जेस विल चेंज ड्यू टू द मीडियम पार्टिकल्स की वजह से उस पे एक और फोर्स लगने लगेगा। ठीक है, तो उससे नेट फोर्स की जो वैल्यू आएगी वो 1/k टाइम्स हो जाएगी, वे के क्या है यहाँ पे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। तो ये तो बात है कूलम्स लॉ की। ठीक है, मैंने कहा सर अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे वहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड की बात हुई थी, यहाँ पे बात होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब हो गया एरिया, है ना। ये पॉइंट चार्ज एक मुन्ना भाई है और मुन्ना भाई का एक इलाका है। सर ऐसा थोड़ी ना है कि सर जब Q1 Q2 एक चार्ज है, दूसरा चार्ज यहाँ पास में रखोगे तभी एकदम से वो फोर्स क्रिएट करेगा। इसका मतलब तो ये है कि सर मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, मैं ऑलरेडी एक चार्ज पार्टिकल हूँ, मैं ऑलरेडी यहाँ पे आसपास एक ऐसा क्रिएट कर रहा हूँ कुछ कि दूसरा पार्टिकल जैसे ही स्पीड में आएगा उस पर कोई ना कोई फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो जिस एरिया में मेरा इलेक्ट्रिक फोर्स फील किया जा सके उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। और अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग इलेक्ट्रिक फोर्स आप फील करोगे। ठीक है, तो आप बोलोगे अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी पॉइंट पे डिफाइन करनी, मैंने कहा मान लो ये Q था, इससे r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है A, इस पॉइंट पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा टेस्ट चार्ज रख दूंगा। क्या रख दूंगा? टेस्ट चार्ज रख दूंगा। आप बोलोगे Q0 क्या है? एक वेरी स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो आप उससे फोर्स निकाल सकते हो, F ऑन Q0 कितना हो जाएगा सर? आप बोलोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q इंटू Q0 बाय आर स्क्वायर।
इस पॉइंट पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन करनी है तो दैट विल बी इक्वल टू एफ क्यू नॉट बाय क्यू नॉट विद वेक्टर साइन। मतलब जिस डायरेक्शन में इस पे फोर्स लग रहा होगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन होगी। ठीक है, अगर मैं इसकी वैल्यू निकालना चाहूँ तो देखो वैल्यू किसके बराबर आएगी, सो दैट विल कम एज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 बाय आर स्क्वायर। तो एक पॉइंट चार्ज की वजह से अगर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2 बाय आर स्क्वायर। देखो होता क्या है कि सर ये देखो मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता, ये स्मॉल के यूज होता है डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे, कभी कभी हम सिर्फ सिंपलिसिटी के लिए इसको हम कैपिटल के से डिनोट करना चाहते हैं। ये स्मॉल के लिए डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये अलग है, ये कैपिटल के एक अलग है जिसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम कैपिटल के बोले रखते हैं ताकि हमें बार बार इतनी बड़ी वैल्यू ना लिखना पड़े। तो इसीलिए हम कभी कभी हम इसको ऐसे भी लिख देते हैं ये इक्वल टू ए क्यू बाय आर स्क्वायर, बस लिखने में थोड़ा इजीनेस हो जाए, याद रखने में थोड़ा इजीनेस हो जाए, इसलिए हम उसको ऐसे यूज करते हैं। इससे कंफ्यूज मत हो जाना, ये एक स्मॉल के है डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट दैट इज डिफरेंट एंड दिस कैपिटल के इज डिफरेंट। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं होगा। तो अगर आपको किसी पॉइंट चार्ज से एक पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना है तो दैट विल बी इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। और अगर उसकी डायरेक्शन निकालनी है तो आप बोलोगे सर अगर वो पॉजिटिव चार्ज है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ऑब्वियसली देखो इस पे फोर्स कितना लगाएगा, आगे लगाएगा, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स कितना लगाएगा, टुवर्ड्स लगाएगा, और इसी फोर्स की डायरेक्शन को आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी बोलोगे। ध्यान रखना ये टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है, इसकी वजह से पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पे कितना लगाएगा अबे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी अभी मानी जाएगी। और अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो इस पॉजिटिव चार्ज पे किधर फोर्स लगाएगा, इधर की तरफ, तो आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी टुवर्ड्स दी चार्ज मानी जाएगी। ठीक है, और उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाएगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर है तो पूछ सकते हैं, एल्स स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एल्स आगे बढ़ते हैं। एनी डाउट्स? अच्छा नो सर। टेस्ट के स्कोर आ जाओगे, टेस्ट के स्कोर बताएंगे प्लीज, एवरीवन प्लीज टाइप योर इंडिविजुअल फिजिक्स टेस्ट स्कोर एंड टोटल क्विकली फास्ट। टेस्ट के स्कोर्स एवरीवन। Harshit 170, very good Harshit. 651 overall is very good. Richa 143, 535, good. थोड़े से और इंक्रीज कर सकते हैं ओवरऑल। फिजिक्स आई एम सेटिस्फाइड बट ओवरऑल थोड़े से बढ़ने चाहिए। नमन फिजिक्स वेरी गुड बट ओवरऑल कम आ रहे हैं, किस किस सब्जेक्ट में कम आ रहे हैं थोड़ा सा ध्यान दें, आराम से 550 प्लस ले जा सकते हैं। फिजिक्स इज गोइंग वेरी गुड। प्रीति 150, 420, प्रीति बाकी सब्जेक्ट्स कहाँ गोल हो रहे हैं, इस बार फिजिक्स बेटर कर लिया तो बाकी सब्जेक्ट्स में गायब हो गए। सजन सिंह 148, 503, सजन बाकी सब्जेक्ट्स में थोड़े इंक्रीज करो प्लीज। योगिता 136 एंड 532। कामाक्षी थोड़े से फिजिक्स में 5-7 नंबर फिजिक्स में, और ओवरऑल भी थोड़े से 10-12 नंबर 15 नंबर थोड़े और बढ़ाएं प्लीज। गोइंग गुड, बस यू पीपल आर स्कोरिंग गुड। जिन्होंने अभी तक मुझे भेजे हैं मार्क्स, काफी अच्छे मार्क्स दिखे,
प्रीति ओवरऑल काफी कम है आपके, प्लीज उस पर थोड़ा ध्यान दें। अदर पर्सन, जो भी सब्जेक्ट आपका वीक हो रहा है प्रीति उस पर थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि 500 से नीचे मजा नहीं आएगा कुछ भी। 550 इनफैक्ट। चलिए बाकी लोग, बहुत लोग हैं यार। जतिन, शशांक, रितु, बाकी लोग गायब हुए क्या, भाग लिए? मार्क्स पूछते ही भाग लिए यार, कैसे काम करें हम। जतिन कहाँ गया, वापस आया? शशांक कहाँ है? ये लोग गायब हो गए क्या क्लास से? प्रथम, आस्तिक, ग्लेडी, डेरेन, नमन, मार्क्स नहीं आए अभी तक। शशांक मार्क्स बताएं। ग्लेडी 120, ओवरऑल कितने ग्लेडी? 120, थोड़े से कम है। नमन ने कहा बताया यार? नमन तूने कहा बता दी भाई? अच्छा नमन, हाँ सॉरी सॉरी नमन, नमन आप बता चुके हो, ओके। डेरेन 143 436। डेरेन यार बाकी सब्जेक्ट में गड़बड़ हो रहे हैं, प्लीज लुक इनटू दी अदर सब्जेक्ट्स, कहाँ पे किस सब्जेक्ट में वीक हो रहा है उस पर थोड़ा ध्यान दें एक्स्ट्रा। 436 विल नॉट वर्क, 500 प्लस, 550 प्लस। पहला टारगेट 500 क्रॉस करने का होना चाहिए, फिर 550। आज तक 142, गुड। अदर सब्जेक्ट्स ओवरऑल टोटल कितना है आज तक? आज तक ओवरऑल सब्जेक्ट्स में कम है। प्लीज लुक इनटू द सब्जेक्ट्स जहाँ पे स्कोर कम आ रहा है उस पर थोड़ा फोकस करें, बिकॉज ओवरऑल मार्क्स चाहिए ना यार, एक सब्जेक्ट से मेरा काम नहीं बनेगा, ठीक है। तो फिजिक्स में मैं काफी हद तक अगर देखूं तो जितने लोगों ने मुझे बताए मार्क्स, मैं उनको अच्छे मार्क्स की कैटेगरी में ही रख दूंगा। मैक्सिमम लोग है ना जो 120 130 प्लस ला रहे हैं, दे आर डूइंग गुड। जो थोड़ा नीचे रह रहे हैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस और कर लेंगे। और आपको ये चीज भी शायद कुछ लोग नोटिस भी कर पा रहे होंगे अभी तक कि प्रीवियस क्वेश्चन के काफी सारे मैं पुट करता हूँ। 45 क्वेश्चन में से 10-15 तो मैं एटलीस्ट प्रीवियस क्वेश्चन डालता ही डालता हूँ जानबूझ के, बिकॉज आपको अगर प्रीवियस क्वेश्चन बनेंगे इट मीन्स नीट के आईवी क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं, ठीक है। तो यस इसका सर, मतलब आप, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और डीपीपी के क्वेश्चन होते हैं क्या हो बेटा? टेस्ट में सर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और डीपीपी के क्वेश्चन होते हैं ज्यादा। हाँ मतलब देखो, क्वेश्चंस डिफरेंट पैटर्न के होने चाहिए, मैं तो बस इतना जानता हूँ। अगर आपके डिफरेंट पैटर्न के क्वेश्चन बनते हैं, डीबीपी भी आपको सॉल्व करने का टाइम बहुत कम मिलता है ना। मैं अगर नए नए क्वेश्चन डाल दूंगा तो बहुत ज्यादा आप परेशान हो जाओगे, ठीक है। तो जनरली मैं प्रीवियस क्वेश्चन इसलिए रखता हूँ, डीबीपी में प्रीवियस क्वेश्चन अवॉइड करता हूँ, डीबीपी में नए क्वेश्चन रख देता हूँ, और टेस्ट में मैं प्रीवियस क्वेश्चन ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो मेरी दोनों तरफ की प्रैक्टिस हो जाती है। तो बस थोड़ी सी प्रैक्टिस है यार, प्रैक्टिस का खेल है। हर चैप्टर में आपको कुछ नहीं तो 50 से 100 क्वेश्चंस मिल जाते होंगे सारे मिला के, प्रीवियस क्वेश्चंस, डीपीपी और टेस्ट वगैरह मिला के। इतने अगर आपने कर लिए ना अच्छे से, मैं कहता हूँ यार जो स्कोर आप यहाँ अचीव कर रहे हो वो स्कोर आप वहां पे भी कराओगे। लेकिन देखो बाकी सब्जेक्ट में गड़बड़ हो रहे हैं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो यस, और कहीं पे कोई भी दिक्कत, कोई भी और सोर्स से अगर आप लोग सॉल्व कर रहे हैं, आपके पास टाइम है, तो डेफिनेटली मैंने आपको बोला है कि आप मुझे इंडिविजुअली आप मुझे को टेक्स्ट कर सकते हैं। बट कुछ लोग मुझे डायरेक्टली सिर्फ टेक्स्ट कर देते हैं, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लिया और भेज दिया, मतलब मुझे पता भी नहीं चलता ये बच्चा कौन है, कौन से बैच का। उनको लगता है कि शायद वही डाउट पूछ रहे हैं और तो कोई डाउट पूछना नहीं है। तो मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूँ, ऐसे केसेस मेरे पास डेली बेसिस पे आते रहते हैं। मैं सुबह से लेकर शाम तक 5-7 बैच ले लेता हूँ, और आपका बैच सबसे छोटा बैच है, क्रैश कोर्स इज द स्मॉलेस्ट वन, ठीक है। 50-60 बैच बच्चों का बैच होता है जनरली। तो आप ये सोचिए कि आप जो क्वेश्चन भेज रहे होंगे तो डेफिनेटली आप जैसे कई बच्चे भेजते हैं, तो एक थोड़ा सा मुझे आइडिया रहता है कि हाँ यार ये कौन सा बच्चा है, कौन से बैच का है, तो मैं उस तरीके से डील करता हूँ। बिकॉज हर बैच के बच्चे को डील करने का एक अलग तरीका होता है। 11th वाले बच्चों को अलग तरीके से डील करना पड़ता है, 12th वाले को अलग डील करना पड़ता है, और ड्रॉपर वालों को अलग तरीके से डील करना पड़ता है,
ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, क्वेश्चन पूछने का आपका तरीका पहली बात तो यही, और मैंने अगर आपसे अभी रिसेंटली दो ऑन एन डेली बेसिस ऐसा होता है कि मैं अगर आपसे बोल देता हूँ कि बेटा अपना नाम वगैरह तो बता दो, तो वो सामने वाले को लगता है कि यार ईगो हर्ट हो गया उस बच्चे का, बेचारे का, सर मेरा नाम नहीं जानते, मैं कौन हूँ? अरे भाई मुझे क्या पता कौन है भाई, मैं डेली बच्चे पढ़ा रहा हूँ, आपके एक नंबर से मेरे पास मैसेज आता है और यू एक्सपेक्ट कि मैं आपको पहचान जाऊँ आपके नंबर से? ठीक है, अब तो अगर आपकी डीपी लगी हुई तो भी नहीं पहचान सकता, बिकॉज एवरीथिंग इज गोइंग ऑनलाइन। मैं तो मैक्सिमम लोगों के फेसेस भी नहीं देखे हैं, ठीक है, ऑफलाइन केस क्लासेस में तो कम से कम मुझे फेस याद रह जाते हैं, तो मैं बता सकता हूँ कौन से बैच का बच्चा होगा। ठीक है, प्लस एक थोड़ा सा, आप जब भी कोई चीज किसी से भी हेल्प लो, इट्स नॉट अबाउट टीचर, किसी से भी जब आप हेल्प मांगते हो तो आप थोड़ा सा हमेशा एक रिस्पेक्ट के साथ मांगते हैं। इट्स नॉट अबाउट टीचर, राइट, इट्स अबाउट एनीवन। अगर आप किसी के साथ जाते हो, किसी के पास जाते हो, तो आप एक हेल्प के लिए अगर आप ऐसे हाथ बढ़ाते हो तो हमेशा एक रिक्वेस्ट, ऐसा तो नहीं होता कि यार हेल्प को आप दादागिरी से पकड़े खींच लेते हो एंड फिर वो आप टीचर से आप डील कर रहे हो यार। ठीक है, तो थोड़ा सा एक रिस्पेक्टफुल तरीका होता है कि सर ये मैंने कोशिश की, ये मेरा डाउट है, ये इस तरीके से, तो मुझे स्क्रीनशॉट चिपका दिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, एंड नाउ यू एक्सपेक्ट कि टीचर आपको उसके सॉल्यूशन बना के भेज देगा। आई एम सॉरी, ये टीचर तो नहीं भेजने वाला। ठीक है, क्योंकि ये मेरा स्टाइल है ही नहीं, कभी भी हेल्प करने का या डाउट क्लियर करने का ये मेरा बिल्कुल भी स्टाइल नहीं है। शायद आपको कई लोग जो मेरे से रेगुलरली डाउट पूछते रहते हैं उनको आइडिया भी होगा कि सर आप डाउट पूछिए, आप अपना सोल्यूशन दीजिए, आप कोई स्पेसिफिक पूछना चाह रहे हो उसमें पॉइंट पूछिए, नहीं तो आप ये कहते हो सर मैं इस तरीके से कर रहा हूँ बट मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसमें गलती क्या है। तो मैं हमेशा आपकी जो गलतियां हैं उनको पॉइंट आउट कर दूंगा ताकि आप उनको रेक्टिफाई करो। मैं कभी भी आपको सोल्यूशन नहीं दूंगा। इनफैक्ट जो रेक्टिफिकेशन प्रोसेस होता है उसमें टाइम ज्यादा स्पेंड होता है। मैं बताऊँ, हर क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं तुरंत आपको 10 सेकंड के अंदर भेज सकता हूँ। मेरे पास या तो प्रिंटेड फॉर्म में है, ऑनलाइन आपका इतना सारा सब मटेरियल होता है, मैं उसमें उठा के आपको दे सकता हूँ, या प्रिंटेड फॉर्म में मेरे पास पड़ा होता है, मैं उठा के कॉपी पेस्ट करके आपको भेज सकता हूँ। बट दैट विल नॉट सॉल्व द केस। वो मेरा टाइम तो बचा सकता है बट आपकी हेल्प नहीं कर सकता। सोल्यूशन चाहिए होगा तो आप ऑनलाइन खुद भी निकाल सकते हो, सोल्यूशन निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है। प्रीवियस क्वेश्चन के सोल्यूशन आपको बड़े आराम से मिल जाते हैं। बट द थिंग इज कि द थिंग, आपको अपनी गलती पकड़ना है कि आप क्या गलत कर रहे हैं, वो गलती ना करो आगे से। उसके लिए आप जब सोल्यूशन भेजोगे मैं उसको गो थ्रू करूंगा। जब भी मेरे को टाइम मिलता है, ऐसा जरूर नहीं कि मैंने अभी क्वेश्चन देखा, मैं क्वेश्चन देख लिया, जब मुझे टाइम मिलता है, बिकॉज मुझे सुबह से लेकर शाम तक क्लासेस लेनी होती है। आप भी देख लो 2 घंटे की क्लास तो आप ही ले रहा हूँ मैं। ठीक है, 1.5 आवर की 2 से 3 क्लासेस और ले लेता हूँ। तो आप सोचिए कि मेरे पास कितना टाइम होगा। प्लस आप जैसे कई बच्चे मुझे डाउट भेजते हैं, तो मेरे को जरूरी नहीं कि मैं सारे डाउट्स का तुरंत रिप्लाई करता हूँ, कभी रिप्लाई नहीं करता हूँ। अगर इनके भूल भी जाऊँ तो कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट दिन एक रिमाइंडर डाल दो कि सर वो प्लीज मैंने डाउट भेजे थे। तो कई बार ऐसा होता है मैंने देख लिए और मेरे दिमाग से स्किप कर गए। तो थोड़ा पेशेंस के साथ आप मुझे रिमाइंड करा दो कि सर वो ऐसे ऐसे डाउट, तो मैं जब भी होगा मैं आपको रिस्पॉन्ड करता हूँ। ठीक है, बट एक तरीका होता है यार, उसको थोड़ा सा फॉलो कर लिया जाए। खैर चलो, तो मैं ये बोल रहा था कि जो अलग सोर्सेज अगर कोई सॉल्व कर रहा है, अपने मॉड्यूल को सॉल्व कर रहा है या कोई बुक सॉल्व कर रहा है, अगर टाइम मिल रहा है तो आप मुझे अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं। जब भी मुझे टाइम मिलेगा आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। क्वेश्चन के साथ अगर आप सॉल्यूशन भेजेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अपने डाउट स्पेसिफिक भेजेंगे कि सर ये वाली चीज नहीं समझ में आई, या फिर ये स्टेटमेंट मैं ऐसे सॉल्व कर रहा हूँ, या ये वाला स्टेप मैं ऐसे कर रहा हूँ, मुझे गलती नहीं समझ में आ रही, तो मुझे ज्यादा खुशी होगी और मुझे ज्यादा एफर्ट आपके दिख रहे होंगे, तो डेफिनेटली मैं ज्यादा हेल्प करने की कोशिश करूंगा। जो मुझे सिंपली स्क्रीनशॉट चिपका देते हैं ना कि सर ये क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, आई एम सॉरी, आपको सबसे कम रिप्लाई मुझे मेरे मिलेंगे। मैं बहुत क्रिस्टल क्लियर बोल देता हूँ, हो सकता है किसी को बुरा भी लग जाए, बट सबसे कम रिप्लाई उन्हीं लोगों को मिलते हैं जो मेरे को सिर्फ और सिर्फ स्क्रीनशॉट चिपका देते हैं। ठीक है, खैर चलो अपन अपन वापस अपनी क्लास पे आते हैं। सो क्या बात कर रहे थे, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की हमने बातें की थी। हमने बात की थी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, वो आया kq/r², वेयर r इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट जहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है फ्रॉम द चार्ज। अगर मैं कहता हूं कि सर यहाँ पे कई सारे सुपरपोजिशन बोलते हैं जिसको हम, अब इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी, ध्यान रखें, देखिए हमने बोला था वेक्टर हर जगह यूज होगा। अब 12th के टॉपिक्स हैं उसमें भी कई जगह पे 3 से 4 चैप्टर रहते हैं जहाँ पे वेक्टर भर भर के यूज होगा, तो वेक्टर्स क्लियर होना बहुत जरूरी है। मैंने कहा सर सुपरपोजिशन क्या बोलते हैं कि अगर मान लो यहाँ पे कई सारे छात्र हैं, Q1 है, Q2 है, Q3 है, और इस पॉइंट पे आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। मान लीजिए ये डिस्टेंस कितनी है, R1 है, ये डिस्टेंस कितनी है, R2 है, और ये डिस्टेंस कितनी है, R3 है। ये तीनों अगर पॉजिटिव चार्ज है तो आपको मालूम है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 आएगा।
फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E2 आएगा और E3 इस डायरेक्शन में आएगा। तो आपको इस पॉइंट पे जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो ध्यान रखेंगे जो ई नेट आएगा सो दैट विल बी दी वेक्टर सम ऑफ E1 E2 E3 वेक्टर सम होगा। ठीक है, तो अगर एक से ज्यादा पॉइंट चार्जेस आ रहे हैं तो आप बोलते हो कि उनकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर निकालना है तो तीनों का वेक्टर सम प्रॉपर डायरेक्शन एंगल बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, ध्यान रखना। सिंपली मैग्नीट्यूड बाय ऐड मत कर देना। ठीक है, चलिए अब इसमें कई सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। एक क्या होता है कि मान लो सर नल पॉइंट निकालना है, मैंने कहा सर एक +4 कूलम है और यहाँ पे 1 कूलम है और मान लो यहाँ की डिस्टेंस है 20 मीटर। अब आपको इनके बीच का इस लाइन पे आपको क्या करना है, एक नल पॉइंट निकालना है। नल पॉइंट का मतलब होता है ऐसा पॉइंट जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी हो, जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो निकालना इस लाइन पे कहाँ लाई कर सकता है, तो आपने बोला पहले तो ये पता करो कि सर यहाँ होगा, बीच में होगा कि बाहर होगा। तो देखो ये निकालने का तरीका सिंपल सा होता है, आपको हर जगह पे देखो हमेशा ध्यान रखना +Q से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा अवे होगी और माइनस अगर चार्ज है तो उससे हमेशा टूवर्ड्स होगी, टूवर्ड्स दी चार्ज होगी। ये चीज आप ध्यान देखो। +4 कूलम है, इस पॉइंट की अगर हम बात करें तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इधर की तरफ होगी। +1 कूलम से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगी। दोनों सेम डायरेक्शन में क्या एक दूसरे को कभी भी नलीफाई कर सकते हैं, क्या कैंसिल आउट कर सकते हैं? नहीं। इसका मतलब यहाँ पे तो ये नल पॉइंट आपका फाइंड नहीं हो सकता। सिमिलरली मैं इस पॉइंट की बात कर लेता हूँ। इस पॉइंट पे +1 की कूलम की तरह से अवे होगी और +4 कूलम से भी अवे की तरफ होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को नलीफाई नहीं कर सकते, मतलब ना तो ई यहाँ पे जीरो होगा ना ही ई यहाँ पे जीरो होगा, बचा बीच वाली डिस्टेंस। किसी भी पॉइंट को उठा के देख लो, आपने बोला यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड +4 कूलम की वजह से इधर होगी और +1 कूलम से अवे मतलब इधर की तरफ होगी। यस, ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी हैं, इक्वल ऑपोजिट हैं। इसका मतलब यहाँ पे चांसेस है कि वो एक दूसरे को क्या कर रही होंगी, वो एक दूसरे को नलीफाई कर रही होंगी, मतलब नेट जीरो ला रही होंगी, कैंसिल आउट कर रही होंगी। मैंने कहा सर एक काम करो, दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल कर दो। मैंने कहा मान लो ये डिस्टेंस कितनी है, x है, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से कितना आएगा सर, आप बोलोगे k × 4/x²। डायरेक्शन तो ऑलरेडी ऑपोजिट है, मैंने को मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल कर देना है। मैंने इसकी वजह से कितना होगा, k × 1/, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 20 - x का होल, 20 - x, तो आप बोलोगे सर इक्वल टू 20 - x का होल स्क्वायर। मैंने कहा सर देखो k से k कैंसिल, दोनों साइड अंडर रूट ले लो, तो अंडर रूट लोगे तो आएगा 2/x² = 1/20 - x। अंडर रूट लेंगे ना, अंडर रूट लिया दोनों तरफ, तो आपने बोला सॉल्व करोगे तो ये आएगा 40 - 2x = x और सॉल्व करोगे तो 3x = 40, मतलब x = हो जाएगा 40/3। ठीक है, नियर बाय आप अगर निकालना चाहो तो दैट विल कम एज 13.33 मीटर। तो x की वैल्यू अगर 13.3 मीटर होगा तो यहाँ से डिस्टेंस कितनी होगी, आप बोलोगे लगभग 6.6 मीटर, राइट। तो सर ये ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी, जीरो होगी। ऐसा पॉइंट हमेशा ध्यान रखना कि सर वो छोटे चार्ज के पास लाई करता है। कैसा लाई करेगा, छोटे चार्ज के पास। क्यों? क्योंकि सर ऑलरेडी इसका मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा है। दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर होने के लिए सर इसका मैग्नीट्यूड अगर ज्यादा है तो इसका डिनोमिनेटर कैसे भी करके आपको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, मतलब ये डिस्टेंस कैसे होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो हमेशा ध्यान रखना ऐसे पॉइंट में जो नल पॉइंटर है वो हमेशा छोटे चार्ज के क्लोजर लाई करता है। तो देखिए यहाँ से डिस्टेंस 13.3 मीटर आ रही है, तो यहाँ से ये डिस्टेंस आ रही है 6.6 मीटर करीब। तो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए वेक्टर है, मैंने कहा अभी तो एक ही लाइन के अलाउंग थे, तो एक को पॉजिटिव लिया एक को नेगेटिव लिया तो कैंसिल आउट हो गया। अगर मल्टीपल डायरेक्शन आ जाती है तो प्रॉपर आपको वेक्टर सम करना पड़ता है, उसमें आपको डायरेक्शन का भी ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर है बात? तो ये तो बात हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल पॉइंट चार्जेस, कई सारे पॉइंट चार्जेस। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह हम बात करें, बोले देखो इलेक्ट्रिक मतलब हो गया समथिंग चार्ज एंड डाई मतलब हो गया टू पोल, मतलब हो गया दो एंड्स, दो पोल हो गए। तो मतलब बेसिकली एक पॉजिटिव चार्ज एंड एक इक्वल एंड ऑपोजिट
positive and negative charge separated by a very small distance. तो distance को हम बोलते हैं 2. Common electric dipole. Electric dipole क्या है? It's a basically two equal and opposite point charges separated by a small distance. It's called electric dipole. इलेक्ट्रिक डाइपोल याद होगा केमिस्ट्री में आपने पढ़ा हुआ है, डाइपोल डाइपोल मूवमेंट. यस एग्जैक्टली ये वही है ना. HCl का जो एक आप बोल सकते हो मॉलिक्यूल होता है वो एक डाइपोल होता है, उसका डाइपोल मूवमेंट होता है. यस बिकॉज H प्लस Cl माइनस दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस हैं सेपरेट बाय स्मॉल डिस्टेंस, तो वो भी एक डाइपोल फॉर्म करते हैं. तो बेसिकली आप बोलोगे सर इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब समझ में आ गया, टू इक्वल एंड ऑपोजिट पॉइंट्स आर सेपरेट बाय स्मॉल डिस्टेंस. ठीक है, मैं का बहुत सी बात है. अगर मैं इसका एक टर्म दिखाना था जो बोलते हैं डाइपोल मूवमेंट, तो डाइपोल मूवमेंट की अगर हम बात करें तो डाइपोल मूवमेंट कैसे डिफाइन होता है? दैट इज इक्वल टू p वेक्टर इज इक्वल टू q इनटू एक वेक्टर क्वांटिटी है डाइपोल मूवमेंट, ध्यान रखना है. एंड वो डिफाइन कैसे होता है? q मतलब दोनों में से एक एक मैग्नीट्यूड ले लो चार्ज का और इनटू डिस्टेंस. डिस्टेंस यहां पर हमने कितनी रखी है? 2a. सर डिस्टेंस हम 2a क्यों लेते हैं, a क्यों लेते हैं, r क्यों लेते हैं? बिकॉज़ हमारे फॉर्मूले जो है वो इजी हो जाते हैं. अगर जो फॉर्मेट होता है ना फॉर्मूले का वो थोड़ा इजी आता है अगर हम डिस्टेंस 2a लेते हैं, तो इसलिए हम जनरली 2a लेते रहते हैं. अदरवाइज आप आर लोगे आपके फॉर्मूले तब भी बनेंगे. तो ये तो क्या डाइपोल. अच्छा इसकी डायरेक्शन भी होगी, तो आप हमेशा ध्यान रखना जो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होगी वो होगी -q से +q की तरफ. तो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होगी, ध्यान रखना हमेशा -q से +q की तरफ होती है. अगर आपने केमिस्ट्री में याद हो तो ऐसा ही ड्रॉ करते थे, माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ. वो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होगी. अब आप बोलोगे कि सर आपको बताना है इस डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल. अब दो पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट होते हैं. एक हम बोलते हैं देखो -q +q, इस पे लाई करने वाला कोई भी पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं एक्सियल पॉइंट. मान लो दिस, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो आएगी इस डायरेक्शन में, हम बोलोगे इसको हम बोलते हैं एक्सियल. इस लाइन पे कोई भी पॉइंट लाई करेगा उसको हम बोलते हैं एक्सियल पॉइंट. और दूसरा पॉइंट होता है जो इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करता है. ठीक है, ये वाले पॉइंट की बात कर लो. ठीक है, यहाँ पे अगर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो वो डायरेक्शन आती है इस तरीके से. इस वाले पॉइंट को आप बोलते हो इक्वेटोरियल पॉइंट. ध्यान से सुनेंगे. दो पॉइंट्स होते हैं बेसिकली इलेक्ट्रिक डाइपोल की जब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना होता है. एक ऐसा पॉइंट जो उनके एक्सिस पे कहीं लाई कर रहा हो, ऐसे पॉइंट को हम बोलते हैं एक्सियल पॉइंट. और दूसरा टाइप का पॉइंट होता है जो इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कहीं लाई कर रहा होता है, ऐसे पॉइंट को हम बोलते हैं इक्वेटोरियल. सारी डिस्टेंस आपकी कहां से मेजर की जाती है? सेंटर से डिस्टेंस मेजर की जाती है. मैंने कहा मान लो कि डिस्टेंस कितनी है r. तो जो एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा हम बात करते हैं शॉर्ट डाइपोल की. ध्यान रखना हम बात करेंगे शॉर्ट डाइपोल की. हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालेंगे किसकी बात करते हैं? शॉर्ट डाइपोल. व्हाट डू यू मीन बाय शॉर्ट डाइपोल? शॉर्ट डाइपोल का मतलब है कि सर ये जो पॉइंट है इसकी डिस्टेंस जो है r वो काफी बड़ी है 2a से. हमारे लिए मैक्सिमम टाइम यही मिलने वाला है, हम शॉर्ट डाइपोल की बात करेंगे. तो इसका मतलब जो डिस्टेंस ले रहे हैं किसी पॉइंट की सेंटर से वो कहीं ज्यादा बड़ी है इनके बीच की डिस्टेंस है. तो मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल बहुत छोटा है. ठीक है, तो आपको केसेस में आपको जनरली यही वाले पूछे जाते हैं, शॉर्ट डाइपोल ही पूछे जाते हैं. ठीक है, तो आप क्या करोगे कि सर इनके फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे. इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पे आप निकालोगे, अगर एक्सियल पॉइंट पे सेंटर से डिस्टेंस आ रहा है तो दैट विल बी गिवन एज 2kp by r3. ध्यान रखें एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला आता है वो आता है 2kp, p इसका डाइपोल मोमेंट है, by r3. अब यहाँ पे एक चीज को ध्यान रखना, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो p की डायरेक्शन के अलावा होता है. मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में ही होगा. इसीलिए मैंने इसको वेक्टोरियल फॉर्म ऐसे लिखा है इज इक्वल टू 2kp by r3. अगर आपने बोला कि सर इस इक्वेटोरियल पॉइंट की डिस्टेंस सेंटर से कितनी है? r है, तो इसकी जो वैल्यू लिखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट दैट विल कम एज -kp by r3. क्या लिखोगे? इक्वेटोरियल पॉइंट पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो दैट विल इक्वल टू -kp by r3. माइनस क्यों लगाया? देखो क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है. देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी -q से पॉजिटिव q, बट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी? इस डायरेक्शन में ऑपोजिट 2d. यहाँ पे ध्यान रखना यहाँ 2 नहीं है, यहाँ पे 2 है. तो एक्सियल पॉइंट पे शॉर्ट डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है दैट कम्स एज 2kp by r3
ध्यान से अपने पॉइंट्स में लिख भी सकते हो कि दिस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन कैसी होती है, सेम होती है, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन में होती है। क्लियर? जबकि इस केस में अगर इक्विटोरियल पॉइंट पे किसी भी पॉइंट पे आपने अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है तो दैट विल कम एज -kT/r³। माइनस क्यों लगाना है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डायपोल मोमेंट के ऑपोजिट आती है। ठीक है, तो ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इन दो पॉइंट्स पे आती कैसे है सर? ये दो पॉइंट चार्जेस हैं, इनकी वजह से इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दो उन पॉइंट पे और दोनों का वेक्टर सम ले लो, तो इनका डेरिवेशन आ जाता है। खैर हमें डेरिवेशन से ज्यादा मतलब नहीं, हमें तो ये रिजल्ट याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारे लिए तो रिजल्ट ही इंपॉर्टेंट है। तो ये बातें हुई आपकी इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। एनी डाउट? नो सर। क्लियर है सबको? चलिए तो एक काम करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, तो एक काम करते हैं, आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। हार्डली साइड 5-10 मिनट्स और बच रहे हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक आपका होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात हम करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको आगे पढ़ेंगे। इस चैप्टर में अभी थोड़ी सी बातें बची हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में हम थोड़ी सी बातें करेंगे एंड गॉस लॉ, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आते हैं वो आते हैं गॉस लॉ से। ठीक है, या फिर डाइपोल का कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट होता है। तो इस चैप्टर में अच्छा खासा वेटेज है, ध्यान रखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का चैप्टर जो एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर है, एंड देन करंट इलेक्ट्रिसिटी की हम बात करेंगे। तो एक अच्छा खासा वेटेज रखता है ये पोर्शन, और इससे बहुत शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आगे बातें हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आपको कोई डाउट